दोस्तों, कैसा लग रहा है? बहुत दिनों के बाद मिले हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ दिवाली की। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनसे मेरी बातें फोन पे हो चुकी है, अभी कुछ दिनों पे से हो रही है। बाकी बहुत लोग ऐसे हैं जिनको मैं बहुत टाइम के बाद आज मिल रहा हूँ, देख रहा हूँ या सुन पाऊंगा। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मिले हैं। पर एक बात और भी है कि बहुत दिनों के बाद मिले हैं तो जो कुछ हमने सीखा है वो आपके दिमाग से थोड़ा थोड़ा हटना खिसक शुरू हो गया होगा, गए। क्योंकि वो ह्यूमन साइकोलॉजी है। उसको बहुत गैप हो जाता है तो हम भूल ही जाते हैं। पर वो भूल ना पाए उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए रिवीजन। जरूरी है प्रैक्टिस। कि भैया, जो भी हमने सीखा है उसकी हम प्रैक्टिस करते जाए, दूसरों को सिखाते जाए, जिससे हमें जो भी हमने सीखा है ना वो पक्का होता जाए। ठीक है। तो उसी कारण से हमने ये कल जो बाल दिवस का प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं उसके मुताबिक आप सबको भी एक कार्य सौंपा था कि कम से कम 5 बच्चों को आप पढ़ाएं। तो मुझे बहुत खुशी है कि हमारे वहां से टोटल 15 शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने 5-5 बच्चों को पढ़ाया है और उनके वीडियोस भी भेजे हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया है। और दुख भी है कि मेरे बहुत सारे साथी मित्र हैं जिन्होंने इसको इनिशिएटिव लिया ही नहीं। उनका कोई वीडियो भी नहीं आया और उन्होंने बताया भी नहीं कि क्यों वो नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या होता है कि हर एक टाइम हमें अपॉर्चुनिटीज बहुत कम मिलती है। जब भी अपॉर्चुनिटीज मिले उसे ग्रैब कर लीजिए, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बार बार आपको नहीं मिलेगी। ठीक है। बहुत ही कम अपॉर्चुनिटी मिलती है, जब भी मिले उसे ग्रैब कीजिए। अगर आपने 5 बच्चों को सिखाया होता तो अब तक जो भी आपने सीखा है हमसे, यानी कि इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग में, मंच संचालन में जो भी सीखा है वो सारा आपको मुंह जबानी याद हो गया होता। क्यों? क्योंकि आपको जब दूसरों को सिखाना है तो आपको रिवीजन करना बहुत जरूरी है। तो आप सबने रिवीजन भी किया होगा, जिन जिन 15 शिक्षकों ने काम किया उन सब ने रिवीजन भी किया है। रिवीजन करवाने के बाद जिस तरीके से उन्होंने सीखा है उसी तरीके से उन्होंने बच्चों को भी सिखाया है। तो अब उनका जो ज्ञान था वो डबल हो गया। दुनिया में सिर्फ एक ही चीज ऐसी है जो बांटने से बढ़ती है, वो है ज्ञान। आप जितना भी बांटोगे उतना बढ़ेगा, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। चलिए, कोई बात नहीं। जिन लोगों ने नहीं सिखाया है अब तक वो अब सिखाए। कोई भी बच्चे हो सकते हैं, आपके खुद के हो, आपके घर के हो, फैमिली के बच्चे हो, आपके पड़ोसी के हो, आपके मोहल्ले के हो, आपके ट्यूशन क्लासेस के हो, आपके स्कूल के हो। कोई भी बच्चा जो सीखना चाहता है उसे सिखाना वो बहुत जरूरी है। उसे सिखाइए। आपको जो सिखाने के बाद जो आत्मसंतुष्टि मिलती है उससे ज्यादा अच्छी कोई दूसरी फीलिंग नहीं है। ठीक है। तो ये करते जाइए। चलिए, अभी आगे बात करते हैं कि अभी दिवाली गई, उसकी छुट्टियां थी। तो दिवाली में बहुत लोग ऐसे होंगे जो घूमने गए होंगे, या बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके वहां मेहमान घर पे आए होंगे, या बहुत लोग ऐसे होंगे जो घूमने नहीं गए होंगे पर कुछ अलग तरीके से उन्होंने दिवाली की मजा ली होगी अपनी फैमिली के साथ। तो आज का जो हमारा सेशन है ना, वो सेशन आप सबको अपॉर्चुनिटी देने के लिए है कि आप सब भी बोले। ठीक है। हम कुछ नया सीखेंगे भी और सबको बोलने का मौका भी दिया जाएगा, तो सबको बोलना है। तो अब आपके पास एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर आपको बोलना है कि उसमें कॉन्फिडेंस ओवरलोड होगा ही होगा, क्योंकि जो आपने दिवाली में किया है वही आपको बोलना है। ठीक है। तो जब आप बोलेंगे तो आपको इतना ध्यान रखना है कि बॉडी लैंग्वेज के साथ, आई मूवमेंट के साथ आपको बोलना है। जिस तरीके से आप स्टेज पे खड़े होके, मान लो 500 लोगों का एक ऑडियंस है, उनके सामने आप बता रहे हैं कि इस दिवाली में आपने क्या किया, उस तरीके से आपको बोलना। ठीक है। तो कॉन्फिडेंस ओवरलोडेड होगा। और कॉन्फिडेंस के साथ, अगर कॉन्फिडेंस ओवरलोडेड होगा तो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी दिखेगी और आप इतना अच्छा बोल पाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले कौन बोलेगा वो चैट बॉक्स में डालिए कि इस दिवाली में आपने क्या किया। चलिए, सबसे पहले देखते हैं कौन बताता है। सर पूरा कैसे डाल पाएंगे? बोल बस रहे। नहीं नहीं, आपको सिर्फ यस बोलना है। उसके बाद मैं बोलूंगा कि अब आप बोलिए, तब आपको बोलना है। आपको सिर्फ यही बोलना है कि मैं बोलना चाहती हूँ या चाहता हूँ। हाँ। सबसे पहले सांतरा जी का मैसेज आया है
तो सांतला जी सबसे पहले आपको मौका दिया जाता है, उसके बाद ज्योति जी, उसके बाद नेहा जी और उसके बाद शोभा जी। फिर मैं धीरे धीरे नाम अनाउंस करता जाऊंगा। तो सबसे पहले तो सांतला जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। सर मैंने इस दिवाली सभी के साथ बहुत अच्छे से सर। आपका सर वॉल्यूम बंद एक मिनट सर। आपका वॉल्यूम बंद हो गया। हाँ हाँ सर इस दिवाली मैंने सबसे पहले तो सभी के साथ बहुत ही एंजॉय किया, मतलब उत्साह पूर्वक मनाई है। मैं सबसे ज्यादा परिवार के साथ ही रही हूँ। इसके साथ ही मैंने जो हमारे जीएसएस के कुछ प्रोग्राम चल रहे हैं जिनके माध्यम से मैंने अपने सभी कार्यों को पूर्ण किया है। हमारा जो ग्रुप थे वो नैतिक और शिक्षा और संस्कारों के आधार पर थे, तो उन सभी कार्यों को अपने यानी समय प्रबंधन के साथ ही टाइम पर पूरा किया है, नैतिक संस्कारों को सीखा है। इसके बाद सर हमारे बाल दिवस का प्रोग्राम भी चल रहा है, यानी मतलब कल हमारे बाल दिवस का कार्यक्रम है, उसकी तैयारी के लिए भी मैं कई दिन से तैयारी कर रही हूँ, तो वो भी सब अच्छा रहा। इसके साथ ही और भी क्या है, परिवार के साथ सबसे ज्यादा सर हमारे शॉप की पूजा, घर परिवार हम लोग का बहुत बड़ा घर है, उसके में मैं सभी जगह अपने कार्यक्रम को टाइम के साथ सबसे पहले हम लोग को सिखाया गया है टाइम प्रबंधन, तो उसके अनुसार ही सभी कार्यों को कंप्लीट किया है। घर के सारे कार्यों को भी किया है, पूजा का भी किया है, मंदिर जी में पूजा पाठ का कार्यक्रम भी किया है। ये सब मैंने समय पर किया है सर, ऐसा नहीं है कि जब मन आया तो कर लिया, इनको समय के साथ कंप्लीट किया है। और ये जो दिवाली थी पहले की अपेक्षा पहले वाले समय से बहुत अच्छी रही, क्योंकि हमारे जो विचार थे वो सकारात्मक थे। ये सबसे बड़ी हम लोग की पॉजिटिविटी थी कि जिसके कारण ही हम अपने सभी कार्यों को समय पर कर पाए। बहुत ही बेहतरीन सांतला जी। आप सबको विनती है कि सांतला जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। बहुत ही बेहतरीन काम किया है उन्होंने, जो बोला सही में, उनको जो जो काम सौंपे गए हैं सारे काम उन्होंने पूर्ण किए हैं। उन्होंने बच्चों को सिखाया भी है और उनके वीडियोस भी भेजे हैं, बहुत ही अच्छे वीडियोस भेजे हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने सिखाया भी है। लोगों को सांतला जी जो आप बोल रही थी ना, उसमें आपका कॉन्फिडेंस भी दिख रहा था, बॉडी लैंग्वेज भी दिख रहा था। इसी तरीके से प्रैक्टिस घर पे कीजिए, कोई भी बात घर पे कर रहे हो उसमें बॉडी लैंग्वेज भी आना चाहिए और आई मूवमेंट भी आना चाहिए, जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जब भी आप बात करेंगे, मान लो सिर्फ दो लोग आपके सामने खड़े हैं, उनसे बात कर रहे हो, फिर भी आपकी बॉडी लैंग्वेज से दिखे, तो ये करना बहुत जरूरी है। सर कुछ ज्योति जी, कमियां जो अभी बोलने में जल्दी नहीं सर, एक मिनट सर, अभी कुछ जल्दी में बोल दिया, मेरा बेटा परेशान कर रहा था, इसलिए क्या कमियां थी वो भी बता दीजिए सर। नहीं वो तो हम देख ही रहे हैं, वो तो हम देख ही रहे हैं आपके साथ। आपके थोड़े हैंड मूवमेंट कम हो रहे हैं, बाकी सब बढ़िया है। जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी ये सब भी ठीक होता जाएगा। जी सर, थैंक यू सर। ज्योति जी, चलिए आपको बुला रहे हैं, सादर आमंत्रित हैं ज्योति जी। आप बताइए दिवाली में आपने क्या किया। सभी के लिए सादर जय जिनेन्द्र और हमारे यहाँ उपस्थित सभी साथीगण के लिए हैप्पी दिवाली। सर के लिए भी हैप्पी दिवाली और सादर जय जिनेन्द्र। तो मेरी दिवाली बहुत अच्छी बिजी लाइफ थी, क्योंकि दिवाली का माहौल था, बहुत मतलब घर में बहुत काम भी रहता है, घर की तैयारियां भी करनी पड़ती हैं। और सर इसी बीच में मैं 6 डाला की क्लास लेती थी उदयपुर से ऑनलाइन, तो मैंने उसके नोट्स भी तैयार किए उसी बीच में। और दिवाली के दिन पूजा होती है उसकी भी तैयारी की, और मेरा परिवार बहुत बड़ा है तो उसके साथ मिलकर मैंने दिवाली का सेलिब्रेशन भी किया। और हमारे यहाँ हम लोग 12 परिवार मिलन समारोह रखते हैं दिवाली के उसमें, तो वो भी उसमें भी शामिल हुए हम लोग। और जो बाहर फ्रेंड है उनके साथ भी गेट टुगेदर थोड़ी पार्टी भी हुई उसी समय। इसके बाद सर मैंने स्कूल जाती हूँ, तो वहां पे मैं जैन शिक्षा समृद्धि से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं प्रशिक्षक बन रही हूँ। तो मैंने आज ही मेरी मीटिंग थी सारे बच्चों के साथ, जिसमें मैंने एक्टिविटी करवाई है। तो आज मुझे वो मौका मिला पहली बार, तो मैंने बहुत अच्छे से उसको मतलब संभाला और बच्चों को बहुत एंजॉय भी मतलब बच्चों ने किया। और सर मेरा ये जो दिवाली का जो छुट्टियों का था बहुत बिजी निकला है आज का, मतलब
जिंदगी का सबसे बिजी लाइफ निकली थी सर, 4 दिन की बहुत ज्यादा, क्योंकि इसमें मुझे नोट्स भी तैयार करने थे, घर के काम भी करने थे, और जो दिवाली में जो तैयारी की थी वो भी तैयारी करनी थी। तो मेरे यही कह सकती हूँ कि सबसे बिजी दिन निकले हैं ये वाले। और जो जैन शिक्षा समृद्धि की तरफ से हम लोगों को जो वर्क दिया गया था, वो भी मैंने डे बाय डे करने की कोशिश की है। लेट भली हुई हूँ, पर करने की कोशिश जरूर की है। और जो सर ने बोला 5 लोग बच्चों को पढ़ लेना था, तो मैंने 4 ही बच्चों को ले पाई हूँ। आज मैं सोच रही थी कि एक बच्चे का बना लूं, पर वो पाठशाला चला गया है, इसलिए नहीं बन पाई इसकी वीडियो। तो आई एम सॉरी सर, पर मैं कोशिश करूंगी कि और बच्चों को भी इसमें सिखाऊं। और वैसे भी स्कूल में ट्रेनिंग चल ही रही है बच्चों के लिए, तो अभी मैंने बच्चों की ली है, नेक्स्ट सैटरडे को और भी बच्चों की लेना है। तो मैं बहुत कोशिश करूंगी कि मैं अपना वर्क कंप्लीट करूं। धन्यवाद सर। बहुत ही बेहतरीन ज्योति जी, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया। आपने जो 4 बच्चों को सिखाया है उनके वीडियो भी बहुत ही अच्छे हैं, तो आपने काम तो बहुत ही अच्छा किया है। और जो ऐसा बोले ना कि बहुत ही बिजी ये दिवाली गई है मेरी, कि ये दिन बहुत बिजी जा रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी ये है कि आप जितने ज्यादा बिजी रहोगे ना, उतने ज्यादा प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ती जाएगी। जी सर, ऐसा है ना कि एक काम फिनिश होता है, फिर नेक्स्ट काम आ जाता है, तो बिल्कुल बैठने का समय ही नहीं मिला है। सोचा कि ये काम फिनिश कर लें, तो इसके बाद क्या पता कहाँ से निकल के एक काम और आ जाता था, तो उसको करने में बिजी हो जाते थे। मतलब बहुत ही अच्छी बात है। जितने ज्यादा काम आप करेंगे ना, उतनी प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ती जाएगी। और जब आपको फिर कोई दूसरा टाइम मिलेगा, जिस टाइम पे आप शांति से बैठ सके, उस टाइम में भी आपको लगेगा कि चलो कुछ काम कर लेते हैं। जी सर, ऐसा ही लगता है कि कुछ कर लें। तो क्या होगा कि आप अभी कभी खाली नहीं बैठेंगी, आप कुछ ना कुछ नया नया करते ही रहेंगे, कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे, जिससे आपको तो प्रॉफिट होगा ही होगा, पर आपकी फैमिली और आपके आसपास रहने वाले लोग, आपके विद्यार्थी, उन सबको भी बहुत ही फायदा होने वाला है। क्योंकि अभी कुछ समय पहले फ्री हुई, तो कल जेएसएस से फिर मीटिंग हुई, तो भाविक सर ने फिर से वर्क दिया हम लोगों को डेली करने के लिए। हमने सर अभी तो फ्री हुए, आपने फिर से हम लोगों को होमवर्क देना शुरू कर दिया। नहीं, काम करते रहना बहुत जरूरी है। जी सर, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। चलिए, अब मैं आमंत्रित करता हूँ नेहा जी को। नेहा जी, सादर आमंत्रित हैं आप बताइए। सभी के लिए सादर जय जनेन। साथ मिलकर आज जो उत्सव मनाते हैं, साथ मिलकर आज उत्सव मनाते हैं, सम्मान में आपके सर झुकाते हैं। आप आए तो माहौल में खुशियां छा गई, आपकी खिदमत में श्रद्धा के दीप जलाते हैं। तो आप सभी के लिए दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे सभी अतिथिगण, हमारे सभी लोगों के लिए तहे दिल से वंदन अभिनंदन करती हूँ। और इस दिवाली पर आप सभी के लिए खुशियों की बौछार हो, आपके घर लक्ष्मी का आगमन हो, सभी लोग खुश रहें, समृद्ध रहें। इसी भावना से मैं इस दिवाली के उत्सव पर आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ कि यह दिवाली हमारी बहुत बहुत ही अच्छी रही है। और इतनी सारी व्यस्तता को लेके जो अच्छे कार्य किए हैं, उससे उत्साह बढ़ा है। और हमारे इस दिवाली पर सबसे पहले मैंने सुबह से, दिवाली के दिन सुबह से देव दर्शन किए, लाडू चढ़ाया मंदिर जी में। सभी फैमिली तैयार होके, हमारे बच्चे और हमारे श्रीमान जी सभी लोग तैयार होके एक साथ दिवाली पर भगवान जी को लाडू अर्पित किया। और वहां पर भी दूसरे और भी मंदिर गए, सभी के साथ, अपनी सहेलियों के साथ मिलकर। तो वो खुशी का जो आनंद था या खुशियां थी, वो बहुत ही सुंदर लगी। और उसके बाद वहां से आकर घर पर भोजन की तैयारी हुई। उसके बाद दिवाली की तैयारियां शुरू की, प्रसाद बनाया, सभी के लिए बांटने के लिए मिठाइयां बनाई। और उसके बाद में शाम के टाइम जो पूजन का टाइम होता है, उस टाइम पर सभी मेहमानों का आगमन की तैयारी की, सभी के लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था की। इसके बाद सभी पूजन बहुत ही सुंदर तरीके से हुए और सभी मेहमानों का आना जाना लगा रहा। और इसके बाद दीप को जलाते हुए मंदिर जी में रखने के लिए गई। और बहुत सारे घर थे जिनके घर पर पूजन के लिए जाना था, तो अपने श्रीमान जी के साथ सभी के घर पर गई
और सभी के साथ खुशियां बांटी और सभी से मिलकर मिठाइयां खाई और बात की तो बहुत अच्छा लगा। और यह टाइम रात में 11 बज गए, ये कब बज गए पता ही नहीं चला। और बहुत सारी खुशियां एक साथ लेते हुए और शुभ रात, पूरा दिन बहुत ही सुंदर तरीके से व्यतीत हुआ। इसी के साथ धन्यवाद सभी के लिए, जय जिनेंद्र। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। नेहा जी, जब आपने बोलना शुरू किया तो हमें ऐसा लगा कि हम कोई न्यूज चैनल देख रहे हैं और बहुत ही बढ़िया एक न्यूज एंकर है जो न्यूज दे रही है कि आप सबका स्वागत है और अब हम पढ़ेंगे आज की न्यूज। ये इस तरीके से लगा तो मुझे बहुत खुशी है कि आपने एंकरिंग सीख ली है बहुत ही अच्छी तरीके से, और आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत आगे निकलेंगे आप। मैंने जब ये बोला तो बहुत सारे लोगों के फेस पे स्माइल आ गई, वो लोग भी मुझसे सहमत है कि आप अच्छी तरीके से बोल पा रही हैं। चलिए सर, इसके पहले आपने बोला था कि 500 लोग हैं, उनके सामने आपको बताना है, तो उस तरीके से थोड़ा सा इसके लिए लेके चले सर, और तो इसी वजह से ऐसे। बहुत ही बेहतरीन, मैं तो आपके वखान ही कर रहा हूँ, गुण ही गा रहा हूँ आपके, बहुत ही अच्छा किया। नहीं सर, हाँ सर, थोड़ा सा बस हमें लग रहा था थोड़ा सा ये शांतला जी ने और ज्योति जी ने इसको थोड़ा सा बात को ध्यान नहीं दे पाए, वरना वो भी बहुत सुंदर तरीके से आपके सामने प्रस्तुति देती हो। अरे वो भी बहुत ही बेहतरीन है, दोनों बहुत ही अच्छा बोलते हैं। चलिए, आपके लिए जोरदार तालियां। और अब मैं आमंत्रित करता हूं शोभा जी को। शोभा जी, सादर आमंत्रित हैं आप भी आइए। और 500 लोग आपके सामने बैठे हैं, उस तरीके से आपको बोलना है, ठीक है? बिल्कुल सर। तो किसी ने कहा है कि कल का दिन किसने देखा है, कल का दिन किसने देखा है, आज का दिन हम खोएं क्यों, और जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोएं क्यों। यही सोच के दिवाली मनाई बहुत खुशी से। दिवाली के 2 दिन पहले तक व्हाइट वॉश का काम था, उन सबसे पुताई के बाद उन सबको सम्मानित किया, मतलब अपनी तरफ से उनको कपड़े दिए और मिठाइयां भी दी। तो वो बोले हमें पहला पुताई का घर मिला जहां हम लोगों को ये सब भी दिया जा रहा पेमेंट के साथ। उसके बाद सर चतुर्दशी को लाडू बनाया, क्योंकि मंदिर जी में चढ़ता है वो मैं ही बनाती हूँ यहाँ पर पूरा लाडू, तो वो मैंने बनाया। बाकी दिन घर में हमारी ननद सास सब लोग हैं, उन सबसे मिलके चले। दिवाली के दिन सुबह से हम सब मंदिर जी जाते हैं, सभी जैनों की वो रहती है, तो वहां जाके सबने पूजन की, विधान किया महावीर भगवान की और लाडू चढ़ाया। उसके बाद घर आए, सबने पकवानों का स्वाद लिया। पास में बेटी भी यही लोकल में है, थोड़ा दूर रहती हैं, उन्हें बुलाया भोजन पे। शाम को सब लोग पूजन पे उनके घर भी जाने वाले थे। 1 मिनट ये हो गया सर। हमारे यहाँ स्कूल में भी हम लोगों को बुलाया जाता है, सारे टीचर को, ये नियम है 10 विगत साल से जब से मैं कर रही हूँ। तो 2 बजे से 5 बजे तक मुझे वहां जाना था पूजा की व्यवस्था बनवाने, तो वहां जाके मैंने रंगोली बनाई पूरी, ये जिम्मेवारी मेरी रहती है। बत्तियां बनवाई, पूजन की सारी तैयारी की। 5 बजे वहां से पूजन से फ्री होके अपने घर आए, और अपने घर की तैयारी सब हो चुकी थी, थोड़ी बहुत रह गई थी वो की। अच्छे से पूजन किया, सब लोग जो आए उनको प्रसाद दिया, उनसे मिले। शाम को मंदिर जी दीपक रखने गए, और भी जितना अच्छा, और घर में जितने कर्मचारी लगे थे शाम को सबको कपड़े और बर्तन का हम लोग यहाँ देने का ही, सभी क्या होता होगा शायद, तो वो उनको प्रदान किए। इस तरह बहुत हंसी खुशी दिवाली मनाई। हर बार से और भी अच्छा लगा, क्योंकि अंदर में एक उल्लास था कि हम कुछ सीख रहे हैं और हमें वैसा बन के चलना है। सो सर, सभी को दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सबका जीवन मंगलमय हो, सब सुखी रहें, सब के जीवन के दीप प्रकाशित होते रहें। जय जिनेंद्र। बहुत ही बढ़िया, जोरदार तालियां शोभा जी के लिए। बहुत ही बढ़िया शोभा जी, बहुत ही अच्छी तरीके से बोल रहे थे आप। आपके हैंड मूवमेंट्स भी बहुत ही अच्छी तरीके वर्क कर रही है, और आपकी आई कांटेक्ट भी बहुत ही अच्छे हो रहे हैं। चलिए, अब मैं आमंत्रित करता हूँ। हाँ जी, हम लोग को थैंक यू। आमंत्रित करता हूँ पूजा जी को। पूजा जी, सादर आमंत्रित हैं आप भी बताइए क्या किया आपने। सबसे पहले सभी को सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। दीपों का त्योहार, खुशियां हजार, मुबारक हो आप सभी को दीपों का त्योहार। सभी को हैप्पी दिवाली। और इस बार की दिवाली जो है बहुत ही अच्छे से गुजरी, बहुत ही अच्छे से बिताई हम लोगों ने।
सबसे पहले तो दिवाली के पहले घर पे साफ सफाई में हाथ बटाया, और उसके बाद दिवाली के टाइम पे इस बार क्या हुआ कि जेएसएस से जुड़े, तो इस बार की दीपावली और भी खास रही, क्योंकि हम लोगों ने जेएसएस से बहुत कुछ सीखा और उसको भी अपनाया। और दीपावली के दिन सभी लोग तैयार होकर लाडू चढ़ाने गए और लाडू वगैरह चढ़ाया। उसके बाद रात को सभी एकत्रित होकर सभी ने एक साथ दिए जलवाए, और हम लोग ने इस प्रकार से अपनी दीपावली को सेलिब्रेट किया। पुनः हैप्पी दिवाली सभी को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अंकिता जी आपके साथ में ही है, तो अंकिता जी आपको भी सादर आमंत्रित करते हैं, आप भी बताइए। सर अभी अंकिता जैन नहीं बोला था, अब मेरा नंबर है। अच्छा, पूजा जी बोलिए, सॉरी। आप दोनों हमेशा साथ में रहते हैं ना, तो पूजा जी कौन और अंकिता जी कौन, वो थोड़ा प्रश्न हो सर जाता ये है। मेरी भतीजी है, मेरी भाभी की लड़की, तो हम लोग साथ में क्लास करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बोलिए बोलिए। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। दीप जलते जगमगाते रहे, हम आपको और आप हमें यूं ही याद आते रहे। जब तक जिंदगी है दुआ है हमारी, आप यूं ही दिए की तरह जगमगाते रहें। और इसी शुभकामना के साथ आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर मुझे ऐसा लगता है कि दीपावली का त्योहार सभी जगह बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि ये ऐसा त्योहार है कि पूरे दिन इसमें व्यस्तता रहती है, तो कुछ और अदर काम करने का टाइम ही नहीं मिलता। और ये त्योहार दीपावली के दिन से नहीं, उसके 1 महीने पहले से ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि घर में साफ सफाई चालू हो जाती है। और फिर सर दीपावली के दिन बहुत सारे काम रहते हैं। सुबह से सबसे पहले उठते हैं तो सबसे पहले श्री जी का ही दर्शन करते हैं, फिर वहां पे लाडू चढ़ा के आसपास और जितने मंदिर हैं, जैसे हमारे यहाँ पे सागर में मंगलगिरी एक क्षेत्र है, बहुत शानदार क्षेत्र बना है, तो वहां पे हम लोग सभी पूरी फैमिली के साथ दर्शन करने गए, वहां पे लाडू चढ़ाया। वहां से आने के बाद फिर दिन भर दीपावली की तैयारी की। और हमारे घर पे एक तो रिलेटिव्स बहुत सारे हैं, तो सब इकट्ठे एक साथ पूजा करते हैं, फिर एक एक करके सब उनके घर जाएंगे और सब लोग एक साथ पूजा करेंगे, तो उस दिन बहुत अच्छा लगता है। और सेकंड सर, पटाखे जलाने से मना किया बच्चों को, कि जितना मैंने तो नियम ले लिया कि मैं कभी पटाखे नहीं जलाऊंगी, बाकी सामने वाले भी जो जला रहे थे उनको कोशिश की कि कम से कम जलाओ, या ना जलाओ तो ज्यादा अच्छा है। तो इस तरह से दीपावली का पूरा त्योहार मनाया, तो बहुत अच्छा लगा उस दिन सर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जोरदार तालियां पूजा जी के लिए। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आकांक्षा जी को। आकांक्षा जी सादर आमंत्रित हैं आप। सादर जय जिनेंद्र, और जय सभी को जिनेंद्र। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सर सबसे पहले तो दीपावली सबसे अच्छा त्योहार है, क्योंकि जो लोग बाहर भी रहते हैं, बहुत सारे भाई बहन और दोस्त आकांक्षा जी वगैरह। एक मिनट। आकांक्षा जी आपको इस तरीके से बोलना है जैसे 500 लोग आपके सामने खड़े हैं और आप एक वक्तृत्व कला में ही हैं और बहुत ही अच्छा इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं स्टेज के ऊपर से, ठीक है? तो हैंड मूवमेंट्स भी आनी चाहिए, क्योंकि आप कर सकती हैं, मुझे पता है, आपको मैंने देखा भी है बहुत बार और आप में वो क्षमता है, तो आप उस तरीके से करके दिखाइए, उस तरीके से बोलिए जी ठीक है? चलिए जी सर, कोशिश करूंगी। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र और सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। यह दीपावली का त्योहार सभी लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से मनाया है, और मुझे लगता है कि यह त्योहार सबसे अच्छा त्योहार है, क्योंकि दीपावली पर ही जो सभी लोग बाहर रहते हैं वो भाई बहन और सभी के दोस्त मिल जाते हैं, तो दीपावली सभी के साथ मनाने में और भी ज्यादा अच्छा लगता है। और मैंने तो दीपावली का त्योहार कुछ इस तरह से मनाया है कि पहले तो पाठशाला के बच्चों द्वारा ही मंदिर में लाडू बनाया जाता है, तो उनके लिए तैयारियां करवाई, वो कंपटीशन होता है, तो उनकी तैयारियां देखी, और फिर उसके बाद हम लोग 3 जगह लाडू चढ़ाने जाते हैं, तो उसमें भी बहुत अच्छा लगता है। तो लाडू चढ़ाया और उसके बाद दोपहर में काम, और फिर शाम के टाइम पूजन की, भगवान की पूजन आरती वगैरह सब कुछ किया, और इस तरह से दीपावली का त्योहार मनाया। और इन दिनों हमारे यहाँ सिद्ध चक्र विधान चल रहा है, तो उनकी तैयारियां, नाटक वगैरह, और बच्चों को भी प्रैक्टिस करवाई, तो बहुत ही अच्छा लगा। और इन दिनों काफी व्यस्तता भी रही है, और इस तरह हम लोगों ने दीपावली का त्योहार काफी अच्छे से मनाया। थैंक यू। बहुत बेहतरीन आकांक्षा जी, जोरदार तालियां आकांक्षा जी के लिए। आप सबको विनती करता हूं कि जोरदार तालियों से इनका अभिवादन कीजिए। आकांक्षा जी बहुत ही अच्छा बोल रहे हैं, आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही बढ़िया आप एंकर बन सकती है, ठीक है? चलिए अब मैं आमंत्रित करता हूं रागिनी जी को। रागिनी जी सादर आमंत्रित हैं आप बताइए
सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं राजनी जैन आप सभी को अपनी दीपावली का अनुभव बताना चाहूंगी। तो हमारे यहाँ दीपावली बहुत ही उत्साह से मनाई गई है, क्योंकि परिवार के सभी सदस्य साथ में थे। बस थोड़ी सी एक कमी रह गई, हमारे पापा जी का जो एक्सीडेंट हो गया था, तो वो चल फिर नहीं सकते थे। थोड़ा उत्साह था घर वालों में, क्योंकि पापा जी पूछते समय दुख भी था कि इस बार नहीं आ पाए, लेकिन पूजन अच्छे से की। बच्चों ने भी अच्छे से पटाखे जलाए, छोटे छोटे जैसे फुलझड़ी और चक्री। और पटाखे हमारे यहाँ नहीं आते हैं, क्योंकि बच्चों को चोट लगने का भी डर रहता है और कोई जलाता नहीं है। तो दीपावली में बहुत सी मिठाइयां बनाई बांटी गई, और घर में बहुत से लोग आते रहते हैं तो उनको भी दी गई। हमारे यहाँ दीपावली की दूसरी पूजन भाई दूज के दिन भी होती है, क्योंकि हमारे यहाँ एक बीड़ी का कारखाना है। तो पापा जो सभी कर्मचारी हैं उनके लिए मिठाई का डिब्बा देते हैं, और पूजन होती है, तिलक वगैरह से सभी का सम्मान किया जाता है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बहुत ही बेहतरीन रागिनी जी, आपका जो टोन है ना बोलने का वो बहुत ही अच्छा है। आप बहुत ही अच्छे मंच संचालक बन सकते हैं। तो वैसे तो आप में बहुत ही अच्छी तरीके से जो जो आपको दिया गया वो सारे कार्य किए ही हैं, पर आगे भी आप प्रैक्टिस करते रहेंगे और अच्छे से अच्छे कार्य करते रहेंगे, ऐसी शुभकामनाएं। चलिए अब पापा जी की तबीयत ठीक नहीं, उसकी वजह से इधर उधर जा ही नहीं पा रहे हैं, घर से निकलना कम होता है। हाँ हाँ, वो मैंने सुना। चलिए वो उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, तो जल्द से जल्द वो भी ठीक हो जाए और आप फिर से बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर पाए। और पूजा जी को आमंत्रित करता हूँ सागर से। हाँ, पूजा जी तो आ गए सागर से। ओके, थैंक यू। अनिल जी हैं हमारे साथ। अनिल जी सादर आमंत्रित हैं आप बताइए सर। हाँ सर जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अनिल जी बोलिए। बहुत तरस गया था मैं तो, ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ हमारा छिन गया हो, तो अब जाके आज कुछ स्फूर्ति आई है। तो सभी लोगों के लिए सादर जय जिनेंद्र और दीपावली की सभी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे यहाँ एक छोटा सा गांव है जहाँ हम लोग निवास करते हैं। तो हमारे यहाँ एक परंपरा है कि पूरी समाज के लोग एकत्र होकर के सुबह से 5 बजे मंदिर पहुंचते हैं, सभी बच्चे, मध्यम, सभी बुजुर्ग, सभी लोग। और फिर वहां जाकर के हम लोग पहले दीपक जलाते हैं, पूरे 16 दीपक जला करके उसको रखते हैं। फिर उसके बाद हमारे यहाँ पूजन और फिर लाड़ू चढ़ाया जाता है। और हमारे यहाँ पटाखों पर प्रतिबंध लगा हुआ है। ऐसा मतलब हम लोगों ने ऐसा माहौल बना लिया है कि कोई भी बच्चा हो या कोई भी पटाखे नहीं चलाएगा। तो वो परंपरा एक प्रकार से हमारे हम लोगों ने खत्म करने की कोशिश की। और सबसे अच्छा तो जब महसूस होता है जब मंदिर से हम लोग आते हैं ना, तो जब एक जगह इकट्ठे होके फिर हम लोगों को नाश्ता मिलता है, जब एकत्र हो गए तो फिर और अलग अच्छा लगता है कि सामूहिक सभी लोग बैठ के नाश्ता करते हैं। वो नाश्ता ऐसा होता है कि 3-3 बजे तक भूख ही नहीं लगती है। फिर उसके बाद शाम का प्रोग्राम चालू होता है। तो शाम को फिर हम लोग सब लोग मंदिर में एकत्र होते हैं और फिर मंदिर से सबके घर घर जाकर के सबके यहाँ दीप प्रज्वलित कराते हैं। बाकायदा पूजन होती है, सबके यहाँ जो भी सिक्के वगैरह जो होते हैं उनको सब बिल्कुल विधि विधान से पूजा करा करके फिर उनके एक डायरी भी लिखी जाती है, उसमें सब लिख के उसके बाद फिर हम लोग सबके यहाँ एक एक करके सबके घर जाते हैं। और कहीं कहीं सुल्पहार की भी व्यवस्था होती है, लेकिन रात्रि में हम लोग जैसे नहीं खाते हैं तो वो लोग नहीं खाते, बच्चे लोग उसका सेवन करते हैं। इस प्रकार से हम लोग सबके यहाँ चलते चलते 12 और 1 बज जाता है, जबकि हमारे यहाँ छोटा सा 14 घर है मात्र, लेकिन फिर भी उसमें हम लोगों को 4-5 घंटे लग जाते हैं। तो बहुत अच्छा महसूस होता है। और अभी और इस बार तो और हमने जैन शिक्षा समृद्धि के उसमें और थोड़ा सा अलग हटके किया कि जब सबके यहाँ जाने लगे तो सबसे कहा भी कोई झूठे मुंह किसी के यहाँ दिए नहीं जलाएगा। सब लोग पहले कुल्ला करेंगे पानी से और फिर उसके बाद दीपक चलाएंगे, तो और अच्छा महसूस हुआ, सबको भी लगा कि हाँ ये भी बहुत बढ़िया है। तो इस प्रकार से बहुत मजा आया। जी सर, बहुत बेहतरीन अनिल जी, बहुत ही बढ़िया, जोरदार तालियां इनके लिए। अनिल जी जब भी आपको सुनते हैं ना तो एक अलग ऊर्जा हम में भी आ जाती है। जैसे अच्छा, आप तड़प रहे थे ना वैसे हम भी तड़प रहे थे सर, आप सबसे मिलिए। हाँ जी, तो बहुत ही अच्छी। हमारा समय थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया काम करने में,
हाँ। क्या है कि हमारे स्कूल में नाच का प्रोग्राम था, NAS का। हाँ। उसमें हमारे यहाँ का स्कूल चयनित हो गया था, तो उसमें हम लोगों को एक्स्ट्रा समय देना पड़ा। तो सुबह 9 बजे जाना, शाम को 6 साढ़े 6 बज जाते थे आते आते, तो और फिर वो बाकी काम नहीं कर पाए। ये हो गया था जो हम लोग चाह रहे थे और अच्छे से करेंगे। चलिए, और प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत ही अच्छी आवाज है आपकी, आप बहुत ही अच्छे मंच संचालक बन सकते हैं और इफेक्टिव पब्लिक स्पीकर भी बहुत ही अच्छे बन सकते हैं आप। ठीक है, तो प्रैक्टिस करती रहना बहुत ही जरूरी है सर। चलिए, अब मैं आमंत्रित करता हूं पूनम जी को। पूनम जी, आप बताइए कैसा अनुभव रहा आपका इस दिवाली पे? जय जिनेन्द्र सभी को, मेरा सादर जय जिनेन्द्र सभी को, और दीपावली की भी बहुत बहुत सभी को शुभकामना। और जैसा कि कल बाल दिवस है, तो उसकी भी आप सभी को शुभकामना। दिवाली मेरा ऐसा रहा कि दिवाली की 3 दिन से पहले हमारी तैयारी शुरू हो गई थी। घर में साफ सफाई, मिठाइयाँ नमकीन वगैरह बनाने का। और फिर जब दिवाली आई तो सुबह सभी लोग, घर के लोग उठ के मंदिर के लिए गए और वहां पे निर्माण लड्डू महावीर स्वामी जी का चढ़ाया। सभी बच्चे बूढ़े, हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं और हम सभी लोग वहां से आकर नाश्ता वास्ता किया। फिर उसके बाद घर में जो भी खाने वाने की तैयारी थी वो सब कुछ किया। फिर खाने वाने की तैयारी से शाम को रंगोली वंगोली बनाई खूब अच्छे से, और दीपमालिका का भी बहुत अच्छे से उसका इंतजाम किया। फिर दुकान, हमारी शॉप है तो वहां पर पूजा होती है। तो वैसे तो हमारे यहाँ लक्ष्मी पूजा होती ही नहीं है, तो लेकिन फिर भी हम भगवान के सामने भक्तांबर और वो सब पढ़ लेते हैं, महावीर अष्टक और भक्तांबर। तो वहां से पूजा अर्चना करके फिर घर में दीप मालिका करी, मंदिर गए मंदिर में दीपक रखने के लिए। फिर बस कुछ नहीं, घर में लोग आते गए, सब एक दूसरे से मिलते गए, दिवाली की मुबारकबाद सबको एक दूसरे को दी, बैठ के खूब अच्छे तरीके से एंजॉय किया, और छोटे बच्चों को उनको गिफ्ट दिया और मिठाइयाँ खाई। हमारा तो रात्रि भोजन का त्याग है, तो और दूसरों को सबको खूब अच्छे से मिठाइयाँ और जो ग्रहण करते हैं वो सबको मतलब अच्छे से खूब। धन्यवाद। बहुत ही बेहतरीन पूनम जी, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने दिवाली मनाई। जोरदार तालियां पूनम जी के लिए, आप भी बहुत ही अच्छा बोलते हैं। चलिए, अब मैं आमंत्रित करता हूं खुशी जी को। खुशी जी, सादर आमंत्रित हैं आप बताइए। हेलो खुशी जी, शायद खुशी जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। श्वेता जी, अगर आप सुन रही हैं तो श्वेता जी, सादर आमंत्रित हैं आप। चलिए, शायद श्वेता जी भी नहीं सुन पा रही हैं। पूजा जी है गढ़ाकोटा से, जो अपना वीडियो शायद ऑन नहीं कर पाएंगी, पर अगर बोल पाए आप तो सादर आमंत्रित हैं पूजा जी। चलिए, लगता है ये भी नहीं सुन पा रहे हैं, कोई बात नहीं। चलिए, तो हमने ये देखा कि हमने दिवाली में बहुत कुछ नया सीखा, अपने परिवार के साथ बहुत ही अच्छे पल बिताए, और इन दिनों में JSS ने जो हमें नया कार्य सौंपा था उस कार्य में भी हमने बहुत ही अच्छी तरीके से कार्य किया। ठीक है, तो वो जो कार्य हम कर रहे हैं, हम जो सीख रहे हैं, दूसरों को सिखा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन कार्य है। आगे जाके वो बहुत ही काम आएगा आप सबको, और आगे देखते हैं कि क्या कर सकते हैं अब हम। चलिए, बोलिए सर, आपसे एक रिक्वेस्ट है। हाँ जी, बोलिए। सर, आप भी बताइए ना, आपने दीपावली के दिन क्या क्या किया। चलिए, मैं भी बताता हूँ, अभी पूजा जी ने पूछ ही लिया है। तो मैं इस बार ये गुजरात से पूना गया था दीपावली के लिए। पूरे 10 दिन का टूर मैंने किया है पूना का। तो पूना गए, वहां मेरे बड़े भैया रहते हैं, उनके घर रुके, और हर रोज हम कहीं ना कहीं घूमने जाते। जैसे एक दिन महाबलेश्वर गए, दूसरे दिन खंडाला लोनावला गए, तीसरे दिन वहां पे
वो आपने फिल्म देखी होगी बाजीराव मस्तानी, उसका जो शनिवार वाड़ा है ना, वहां पे गए। एक दिन हम गए, वो गांधी जी जहाँ पे रहे थे कुछ 5 या 6 साल, आगा खान पैलेस है, वहां पे गए। वैसे पुणे के जितने भी अच्छे अच्छे देखने लायक चीजें हैं, मंदिर हैं, जैसे वो दगड़ू सेठ हलवाई का गणेश जी का मंदिर है, वहाँ सब जगह पे हम गए। बहुत ही मिठाइयाँ घर पे बनाई, और हमारे वहाँ तो फरसाण भी हम घर पे बनाते हैं, बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं। पर हमारे वहाँ क्या होता है कि जो भी आजू बाजू के हमारे पड़ोसी होते हैं ना, वो कुछ ना कुछ हमें पूरा थाली में सजा के दे के जाते हैं। तो उसके बाद जब थाली वापस करनी होती है तो वो भी पूरा भर के हम वापस करते हैं। तो हमने जो बनाया होता है वो भर के हम उनको वापस करते थे। तो हमने तो इस दिवाली के बाद, हम गुजरातियों में तो क्या होता है कि दिवाली के बाद का जो दिन होता है वो हमारा नया साल होता है। तो उस दिन हम नए साल को भी बहुत ही अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। तो उस दिन हमने वो वहाँ प्रति शिरडी है, प्रति बालाजी है, वो सब मंदिर में गए, हमने केक कटिंग भी किया। तो बहुत ही यादगार दिवाली रही। हम हमारी पूरी फैमिली के साथ गए थे वहाँ, और पूरे 10 दिन रह के आए। ठीक है, चलिए। तो वो मैंने ये भी बता दिया कि अब मैंने दिवाली में क्या किया। अब जो हम भूल चुके हैं ना, उसको एक बार रिवाइंड करते हैं। उसमें बहुत ही जरूरी जो चीज है वो आज हम पढ़ेंगे कि बहुत ही जरूरी चीज क्या है। एक तो जहां भी हमें एंकरिंग का मौका मिले तो सबसे पहले है रूपरेखा तैयार करना। ठीक है, ये पहले मैंने पढ़ाया हुआ है, पर बहुत दिन हो गए तो आप सब लोग लगभग इसको भूल चुके होंगे। और ये बहुत ही जरूरी है, जब भी आपको कहीं पे भी एंकरिंग का, एमओसी का मौका मिले तो ये आपको सीखना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले रूपरेखा तैयार करना है। रूपरेखा किस तरीके से तैयार करेंगे, तो वो तैयार करने के लिए मैंने आपको सिखाया था कि जो भी मैनेजमेंट है, यानी कि जो भी आयोजक मंडल है, उनसे आपको ये रूपरेखा जाननी है कि किस तरीके से कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है, कौन कौन आ रहा है, क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं, किस तरीके से कितने टाइम में इसको करना है, इसको कितना टाइम हमें अलॉट करना है। ये सब बारीक बारीक चीजें हमें आयोजन कमेटी से लेनी है और रूपरेखा तैयार करनी है। ठीक है, सबके नाम प्रोनाउंस करके उनको दिखाने हैं कि भैया यही नाम है ना, नाम में मुश्किल कभी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर नाम बोलने में कोई तकलीफ हो जाती है तो ऑडियंस को लगता है हमें तकलीफ है। ऑडियंस ये नहीं कभी देखती कि भाई मैनेजमेंट ने इसको नाम ये लिख के दिया है। ऑडियंस तो यही बोलेगी कि इनको नाम भी पता नहीं है। ठीक है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, पर बहुत ही ज्यादा जरूरी है। रूपरेखा तैयार करना मतलब एजेंडा बनाना। ठीक है, तो एजेंडा बनाना मैंने आपको सिखाया था। उसमें मैंने ये भी सिखाया था कि सबसे पहले जो भी चेयरमैन है, यानी कि संचालक, जो भी स्टेज के ऊपर चेयर करने वाला है, जो वो सबसे पहले स्टेज के ऊपर होगा। ठीक है, मंच सज्जा जब हम करेंगे तब सिटिंग अरेंजमेंट जो करेंगे, वो सिटिंग अरेंजमेंट हम ऑड और इवन दोनों है, उसमें से हम इवन करेंगे या ऑड, कौन बताएगा? यानी कि एक ही संख्या में कुर्सियां रखेंगे या दो की संख्या में? हाँ शोभा जी बताइए। सर ऑड में अरे रखेंगे हम ना? लोग मतलब विषम संख्या में रखेंगे चेयर, और जो बीच की चेयर होगी उस पे हमारे यहाँ का चेयरमैन बैठेगा। उसके बाद जब हम दाहिने से बुलाएंगे तो इस तरफ पहले एक अतिथि को, फिर सेकंड बार बुलाएंगे तब इस तरफ, क्योंकि हमें बाद में उन्हें उसी तरह से, उनका जब आभार और सम्मान करना पड़ेगा तो उसी तरह से उन्हें बुलाना भी पड़ेगा। उसी तरीके से हम उन्हें बिठाएंगे दाएं और बाएं दोनों। बहुत ही बेहतरीन। सबसे पहले आपको जो सिटिंग अरेंजमेंट करना है वो 3, 5, 7, 9, 11 इस तरीके से करना है, विषम संख्या में। हाँ, सबसे बीच वाली जो कुर्सी है उसमें हमारा चेयरमैन बैठेगा। उसको सबसे पहले, हाँ, सबसे पहले उनको बिठाना है। उसके बाद स्टेज पे मेहमानों को बुलाना है। मेहमानों को जब बुलाते हैं तो किस तरीके से बुलाएंगे? सबसे पहले किसको बुलाएंगे? मान लो 6 मेहमान आने वाले हैं चेयरमैन के अलावा, ठीक है, तो सबसे पहले किसको बुलाएंगे? सबसे पहले जो जिन्हें हमें मुख्य अतिथि बुलाना है, मतलब अभी बिठाने के लिए, और बाद में सम्मान जब करेंगे तब हम सबसे पहले मुख्य अतिथि का करेंगे, फिर हम छोटे से शुरू करेंगे। अभी पहले छोटे से शुरू करेंगे। हाँ,
और बाद में जब हम आपको एम याद रखना है। क्या याद रखना है? एम। तो सबसे पहले नीचे से ऊपर जाना है, नीचे से ऊपर जाना। तो ये जो 6 लोग आ रहे हैं ना, उस 6 लोगों में से जो सबसे कम होद्दा है, जिनका पद वाला है, उसको पहले बुलाएंगे। उनको सबसे पहले बुलाएंगे, ठीक है। फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, और सबसे आखिर में हम जो भी मुख्य मेहमान होंगे उनको बुलाएंगे, क्योंकि उनका होद्दा आज के प्रोग्राम में सबसे बड़ा है, ठीक है। चलिए, उसके बाद प्रमुख का अभिवादन आएगा। प्रमुख का अभिवादन यानी चेयरमैन का अभिवादन। चेयरमैन जो चेयर पे बैठा है, सब लोग स्टेज पे आ गए, उसके बाद चेयरमैन सबका स्वागत करेंगे, ठीक है। तो ये भी हमें ही बोलना है एज ए एमओसी, ये हम बोलेंगे। एक बार स्टेज पे सबको बुला लेने के बाद हम बोलेंगे कि अब प्रमुख साहब से विनती करते हैं कि वो ऑडियंस का सरस्वती अभिवादन वंदना, दीप प्रज्वलन करवाएं, और उसके बाद फिर सबको यथास्थान बिठा के उन्हें बोलने का मौका देंगे मुख्य अतिथि को। और जब सम्मान करेंगे तो सबसे पहले जो हमारे हेड हैं उनका करेंगे, और उसके बाद हम उसी क्रम से करेंगे। बहुत ही बेहतरीन। शोभा जी को सब याद है, पर शोभा जी सिखाने दो मुझे, आप ही सिखा देगी तो मैं क्या करूँगा। चलिए, प्रमुख का अभिवादन आएगा, उसके बाद प्रमुख सबको एक बार अभिवादन कर लेंगे, सबका स्वागत कर लेंगे। उसके बाद दीप प्रागट्य होगा। दीप प्रागट्य में हमें क्या करना है? एमओसी की ड्यूटी क्या है कि दीप प्रागट्य के अंदर स्टेज के ऊपर जो लोग बैठे हैं वो लोग तो दीप प्रागट्य में आएंगे ही आएंगे, पर और भी कुछ लोग आएंगे जो ऑडियंस में बैठे हैं। तो ये सबसे पहले हमें आयोजन कमेटी यानी कि जो मैनेजमेंट है उससे पूछना है कि दीप प्रागट्य में किस किस को बुलाना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि स्टेज पे कम जगह या कम लोगों को बिठाना होता है, इसलिए कुछ आवश्यक लोग जो बहुत ही जरूरी लोग हैं, मैनेजमेंट में बहुत ही ऊंची पदवी वाले लोग हैं, वो भी ऑडियंस में बैठे होंगे पहली रो में, तो उनको भी बुलाना होता है दीप प्रागट्य के लिए। तो उनमें से किस किस को बुलाना है, उनके नाम भी हमारे पास होने चाहिए, तो हम उनको भी आमंत्रित कर सकते, ठीक है। तो ये हमारा काम है। उसके बाद मेहमानों का परिचय और स्वागत आएगा। तो जब अब परिचय करना है तो कैसे करेंगे? तो परिचय में हम सबको पता है कि पहले हम नीचे से ऊपर गए थे एम में, अब ऊपर से नीचे आना है। तो सबसे पहले परिचय मुख्य मेहमान का आएगा, जिनका होद्दा सबसे बड़ा है उनका परिचय सबसे पहले आएगा। फिर एक एक स्टेप करके हम नीचे आएंगे 6 लोग तक, ठीक है। चलिए, मेहमानों का परिचय जैसे ही होता है उसके साथ ही उनका स्वागत भी कर दिया जाएगा। जैसे जैसे उनका परिचय दिया जाए, एक आदमी का परिचय देने के बाद उनका स्वागत। और परिचय कौन देगा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये हमें आयोजन कमेटी से पहले से पूछ के रखना है कि परिचय देने के लिए किसी को तैयार किया है या फिर हमें ही देना है। बहुत जगह पे ऐसा होता है कि परिचय देने के लिए उनके खुद के लोग होते हैं जो लोग परिचय देते हैं, और बहुत जगह ऐसा होता है कि कोई होता नहीं, एमओसी जो है यानी कि मंच संचालक जो है उसी को परिचय देना होता है। तो अगर हमें परिचय देना है तो हमारे पास परिचय उनका होना चाहिए। एक परिचय हमें तैयार करना है एक कागज में, उसको पूरा समझ लेना है कि क्या है इसमें, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उस वक्त हमें परिचय भी देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, परिचय के साथ स्वागत, और उसके बाद मेहमानों का उद्बोधन भी आएगा। अभी बोलना है, मेहमान बोलेंगे एक के बाद एक, हमको मेहमानों को बोलने के लिए कहना है। तो सबसे पहले किसको बोलेंगे, चलिए बताइए। शोभा जी के अलावा कौन बताएगा? क्योंकि अब उद्बोधन है तो सबसे पहले बोलने के लिए किसको बोला जाएगा? जो सबसे लास्ट में होंगे उनसे, जिनका होद्दा सबसे कम है उनको। तो अनिल जी के लिए जोरदार तालियां। अनिल जी को पता है एम, हमेशा याद रखना, हम एक बार नीचे से ऊपर गए, ऊपर से नीचे आए और वापस नीचे से ऊपर जाना है। तो मेहमानों का उद्बोधन उस तरीके से आएगा, जिनका होद्दा सबसे छोटा है वो सबसे पहले बोलेंगे, और मुख्य अतिथि जो हमारे हैं वो सबसे लास्ट में बोलेंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद मुख्य कार्यक्रम ये हो गया, उनका उद्बोधन खत्म हो गया। उसके बाद जो मेन कार्यक्रम है, जो भी हमने रखा है उस दिन, वो कार्यक्रम होगा। मान लो कोई ट्रेनिंग रखा है तो ट्रेनर जो है उनको हम पूरा स्टेज दे देंगे। मान लीजिए कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम रखा है, तो सांस्कृतिक प्रोग्राम में कौन सा प्रोग्राम पहले होगा, कौन सा दूसरा होगा, वो लिस्ट हमारे पास होगा। बैक स्टेज भी जो लोग
प्रस्तुति करने वाले हैं उनके पास भी ये होगा कि पहले नंबर पे ये आएंगे, दूसरे नंबर पे ये आएंगे, कितना टाइम मिलेगा, ये सब कुछ वहां पे भी देना हमको ही है, जिससे क्या हो कि स्टेज के ऊपर कोई तकलीफ दिखे नहीं। मान लो कोई तैयार नहीं है तो भी पहला परफॉर्मेंस चल रहा है और दूसरा तैयार नहीं है, तो हमें पता होना चाहिए कि दूसरा तैयार नहीं है तो हम तीसरे को बुला सकते, ठीक है। तो ये होना चाहिए स्टेज के ऊपर, ऑडियंस को पता नहीं चलना चाहिए कि कोई भी प्रॉब्लम हुआ है पीछे। तो ये देखने की जो भी जिम्मेदारी है वो हमारी है एज अ संचालक, ठीक है। चलिए, मुख्य कार्यक्रम एक बार हो गया, उसके बाद मेहमानों को स्मृति चिन्ह भी देना होता है। तो चलिए, अब स्मृति चिन्ह देना है तो सबसे पहले किसको देंगे? अनिल जी और शोभा जी के अलावा कौन? ऊपर से नीचे। ओके, पूजा जी के लिए जोरदार तालियां। अब वापस ऊपर से नीचे आएंगे क्योंकि एम हमने किया था, अब यहाँ पे आ गए, ऊपर से नीचे आना है। तो सबसे पहले हमारे जो मुख्य मेहमान है उनको सबसे पहले स्मृति चिन्ह दिया जाएगा, ठीक है। और उस तरीके से एक एक नीचे आते हुए 6 के 6 जो हमारे मेहमान है उन सबको हम स्मृति चिन्ह अर्पण करेंगे। उसके बाद आएगा आभार विधि। आभार विधि जो है वो भी हमें मैनेजमेंट से पूछना है कि आभार विधि कौन करने वाला है। अगर उनका कोई सदस्य है जो आभार विधि करने वाला है तो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छा है, उनका सदस्य करेगा तो उनको सबके नाम भी याद होंगे और उनका फिर हेडेक हो जाता है। पर अगर वो बोले कि आभार विधि भी आपको ही करना है, एज अ मंच संचालक हमें ही करना है, तो हमें ये जो लोग अब तक स्टेज के ऊपर आए हैं, जिन लोगों ने परिचय भी दिया है, जिन लोगों ने ये प्रोग्राम सफल करने के लिए जो जो कार्य किए हैं, ये सब लोगों का नाम लेना जरूरी है, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, आभार विधि में कोई भी चूक ना जाए। सबके नाम लेने के बाद आखिर में ये भी बोलना है कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिन लोगों ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मुझे या इस पूरे संस्था को मदद की है, उन सबका भी मैं यहाँ से आभार व्यक्त करता हूँ या करती हूँ। अगर किसी का नाम मुझसे छूट गया है तो उनकी भी माफी चाहता हूँ या चाहती हूँ, और सबका आभार व्यक्त करती हूँ। इस तरीके से हमें आभार व्यक्त करना है, कोई भी छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद सभा समाप्ति की घोषणा जो है वो चेयरमैन करता है हमेशा, पर कुछ कुछ जगह पे चेयरमैन नहीं करते हैं। आभार विधि के बाद आपको ही सौंपा जाता है, तो वो भी आपको ही बोलना है कि चलिए एजेंडा के ऊपर के सारे कार्य अभी समाप्त हो चुके हैं, तो इस कार्यक्रम को यहीं पे हम पूर्ण घोषित करते हैं। ये भी हमें बोलना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अभी स्क्रीन पे ही है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लिख भी सकते हैं, पर ये बहुत जरूरी है। जिनके पास ये होगा ना, वो कोई भी कितना भी बड़ा प्रोग्राम होगा उसको बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल कर सकेगा। ये एजेंडा हमेशा आपके पास रखना, और एम फॉर्मूला हमेशा आपके पास रखना। अगर एम फॉर्मूला आपके पास नहीं है तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो जाने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं उनको ये पता नहीं होता है। वो तो एमओसी के लिए जिनको बुलाते हैं, यानी कि एंकर जिनको बुलाते हैं, उनको ही पूछ लेते हैं कि अब हम क्या करें, किस तरीके से इनकी मैनेजमेंट करें। तब हमारे पास ज्ञान होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए क्या करना है। अगर किसी जगह पे कुछ गलत हो रहा है तो भी हम उनको बता सकते हैं कि इस तरीके से नहीं, इस तरीके से होता है। अगर वो फिर भी पकड़े रहे कि नहीं हमारे वहां तो इसी तरीके से होगा, तो हमें कहना है कि चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। उस वक्त हमें पकड़ के नहीं रखना है, पर जहां पे हमें पूछा जाए वहां पे हमको सही ज्ञान देना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए, और कोई सवाल है इस अब तक जो सीखा आज उसके बारे में? किसी का भी कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं आप। नहीं है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। दीप्ति जी हमारे पास जुड़ गई हैं अभी। तो दीप्ति जी, आप नहीं थे तब हमने जाना कि इन लोगों ने दिवाली में क्या किया। तो दीप्ति जी, आप भी सादर आमंत्रित हैं, आप भी बताइए इस दिवाली आपने किस तरीके से इस दिवाली को सेलिब्रेट किया है। मतलब सर कैसे, समझ नहीं आ रहा, इस कार्ड से पूछ रहे। वो आपने किया है इस दिवाली में वही बताना है कि सुबह हम उठे, फिर मंदिर गए, लड्डू चढ़ाए, फैमिली के साथ मजा किया, या फिर शायद आप कोई बाहर घूमने गए हो, या फिर कोई मेहमान आपके घर आ गए हो, ये कोई भी आपका अनुभव हो।
अच्छा सर, सबसे पहले तो मैं ये बता रही हूँ कि सुबह से मतलब लाडू चढ़ाया, मंदिर में गए, और इस बार स्पेशल इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे माता जी थी। और नेक्स्ट सर स्पेशल ये है कि हमारा बर्थडे था दिवाली के दिन, तो वो तो स्पेशल होगा ही। हैप्पी बर्थडे आपको, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। जी सर। और सर फिर रात में है ना, घर पे सब लोगों के साथ दीपक जलाए, और हमारी फैमिली में क्या होता है, सब लोग एक दूसरे के घर पे जाते हैं, 8-10 लोगों का परिवार है, तो सब लोग मिलजुल कर एक दूसरे के घर पे जाते हैं, तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन किया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, जोरदार तालियां दीप्ति जी के लिए। दीप्ति जी, आप बोलते बहुत अच्छा है, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, आप हंसती बहुत अच्छे हैं, फिर भी आप इतनी देर से क्यों आते हैं? प्रॉब्लम ये है, आप इसको सीरियसली क्यों नहीं लेते हैं? सर सॉरी सर, आज तो थोड़ा सा रिचार्ज का प्रॉब्लम था इसलिए लेट हुआ, बाकी बहुत दिन बाद जुड़ना था तो हमें भी बहुत इंटरेस्ट था सर आज। ओके, तो एक नई बात मुझे आज करनी है आप सबसे, वो थोड़ी देर बात करते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि ऐसी 3 बातें जो आज आपने सीखी और जिस पर आप अमल करेंगे। ठीक है, आज जो मैंने सिखाया, एजेंडा बनाना, ठीक है, रूपरेखा तैयार करना, और क्या क्या ध्यान रखना है एज अ MOC, यानी कि मास्टर ऑफ सेरेमनी, यानी कि एंकर, यानी कि आप सब लोग। तो हमें जब भी कोई मंच संचालन दिया जाए तो कौन सी 3 चीजें हैं जो आपको आज सीखने को मिली और आप उस पे अमल करेंगे। जिनका भी चांस आए वो सब कुछ मत बोल जाना, सिर्फ 3 चीजें आपको बतानी है। सबसे पहले चैट बॉक्स में जिसने डाला है वो बोलेंगे, यानी कि ज्योति जी, उसके बाद आकांक्षा जी, उसके बाद पूजा जी। चलिए ज्योति जी से शुरू करते हैं। सभी को सादर जय जिनेंद्र। सर मैं एक बात बोलना चाहती थी, पर्युषण पर्व के बाद एक मीटिंग हुई थी जिसमें आपने बहुत कुछ सिखाया था हम लोगों को, तो वो मीटिंग मैंने अटेंड नहीं कर पाई थी, फिर भी वीडियो जो लिंक डली रहती है मैंने उसके जरिए कुछ सीखा है, और जो आपने आज सिखाया मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले हमें रूपरेखा बनाना चाहिए। जहाँ भी हम एंकरिंग के लिए जाएं तो सबसे पहले रूपरेखा मतलब एजेंडा बना के तैयार करना चाहिए। नंबर 2, मेहमानों को किस तरह स्टेज पर बुलाना है, ये हमें ध्यान सबसे मतलब मुख्य बात को ध्यान में रखना चाहिए, और मुख्य उनका अभिवादन किस तरह करना है, इन सभी चीजों का ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद सर। बहुत ही बेहतरीन, जोरदार तालियां इनके लिए। चलिए, और अब आमंत्रित करता हूँ आकांक्षा जी को। आकांक्षा जी बताइए, कौन सी 3 चीजें याद रखेंगे? जी सर, सबसे पहले तो मैं एम फॉर्मूला का ध्यान रखूंगी क्योंकि वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और मंच के पीछे की जो जिम्मेदारी होती है वो हमारी ही होती है, तो उसका भी मैं पूरा ध्यान रखूंगी, और ये भी ध्यान रखूंगी कि किसको कब बुलाना है, ये भी हमारी ही जिम्मेदारी है, तो पूरा ध्यान इसका भी रखूंगी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये छोटी छोटी बातें हैं, पर अगर ध्यान में नहीं आया ना तो पूरे मंच के ऊपर आपका प्रोग्राम है जो बोगस हो जाएगा, मजा ही नहीं आएगा, किसी को भी, ऑडियंस को भी मजा नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब मैं आमंत्रित करता हूँ पूजा जी सागर से। सर सबसे पहले हम जहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं वहाँ के एरिया का जायजा लेंगे कि वहाँ पे किस प्रकार के लोग आ रहे हैं, तो उनके हिसाब से हमें अपना एजेंडा तैयार करना है। और सेकंड, टाइमिंग का ध्यान रखना है कि हमें कितनी देर के लिए प्रोग्राम करने के लिए मिला है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपना टाइम सेट करना है। और थर्डली, जो एम फॉर्मूला आपने बताया था वो तो अपनाना ही है, और मेहमानों का अभिवादन वगैरह, दीप प्रज्वलन कैसा करना है वो भी ध्यान रखेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पूजा जी। चलिए अंकिता जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी? यस सर। सर सबसे पहले तो अपनी रूपरेखा बनाएंगे स्टेज पे जाने से पहले, और मुख्य अतिथियों का परिचय और उसमें उनके नाम का भी ध्यान रखेंगे, और उसके बाद जो आभार विधि है, आभार विधि भी बहुत अच्छे से सभी का ध्यान रखते हुए सभी का आभार अच्छे से प्रकट करेंगे। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां आपके लिए भी। अब आमंत्रित करते हैं शोभा जी को। शोभा जी बताइए। सर अभी तो बताया था हमने कि सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे तो चेयर लगवाएंगे, और चेयर को हमें विषम संख्या में ही लगाना है, 5, 7, 9, 11 बीच की सीट पे चेयरमैन रहेंगे, बाकी हम नीचे से बुलाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले सबसे छोटे से शुरुआत करेंगे, फिर उनको हम बिठाएंगे, और उसके बाद सबसे बाद में बुलाएंगे मुख्य अतिथि को। और जब हम सम्मान और वो करेंगे
तब हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे मुख्य अतिथि से, उसके बाद क्रम से। पर उद्बोधन जब होगा तब भी हम छोटे से उद्बोधन शुरुआत करेंगे और बाद में रखेंगे मुख्य अतिथि का। इस तरह हम ऊपर नीचे नीचे ऊपर होते हुए उसका ध्यान रखेंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये बहुत जरूरी बात है, ये करना बहुत जरूरी है। तो लगेगा कि इनको मैनेजमेंट पता है इन सबको। ठीक है, चलिए पूनम जी सादर आमंत्रित हैं आप बताइए। जी सर, जय जिनेंद्र। सबसे पहले तो एम फार्मूला हम अपनाएंगे और जिस बारे में भी, जिस चीज की हम एंकरिंग कर रहे हैं उसका हम पहले से वो बना लेंगे कि हमें किस चीज का देना है एंकरिंग, किस चीज मुख्य उसमें देना है, उसकी एंकरिंग कर देंगे और मेहमानों का परिचय देंगे कि हमारे कौन कौन मेहमान आने वाले हैं और उनका स्वागत भी करेंगे। और लास्ट में हमारा ये रहेगा कि हम उसकी सभा की समाप्ति की घोषणा किस प्रकार से करें, मतलब उसमें ज्यादा विलंब भी नहीं हो और ज्यादा देर भी नहीं हो, मतलब इस प्रकार से हम अपने स्वागत करेंगे। बहुत बढ़िया। और जब कभी भी हमें एंकरिंग करने का अचानक मिल जाए तो उसका भी ध्यान रखेंगे कि हम अच्छे से एंकरिंग कर पाए, अगर हमारी कुछ तैयारी भी नहीं है। सही है, हमारी कुछ तैयारी भी ना हो फिर भी एंकरिंग अगर सौंपी जाए तो तुरंत ही कर सके, इतनी हम में तैयारी होनी चाहिए। ठीक है, तो वो तो कब आएगी, जब डेली प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अब मैं आमंत्रित करता हूँ नेहा जी को। नेहा जी सादर आमंत्रित हैं आप बताइए। हाँ सर, इसमें एक चीज थी कि जो भी एंकर होता है वो सभी के सामने ना आए, इसकी मतलब पहले सीखा था तो वो कभी शुरुआत करे ना तो स्टेज के पीछे रहे और ऐसा कर सकते हैं कि कोई भी मुक्तक या कोई भी 4 लाइन है उसको बोलते हुए मंच पर आए और सबकी नजरों में पहली ना आए। और ये पहली बात हुई और हमें एम फॉर्मूला को ध्यान में रखना है, ये हो गया। और इसमें जब भी दीप प्रज्वलन करते हैं तो ये जरूर मतलब जो भी मैनेजमेंट है उनसे पूछकर अपन कर सकते हैं कि वो दीप प्रज्वलन कौन करेगा। और इसी में आवाज प्रकट करना हो तो ये जरूरी नहीं होता है कि जो एंकरिंग मतलब जो कर रहा है वो ही आवाज प्रकट करे, वो सामने वाला भी मैनेजमेंट वाले है वो भी कर सकते हैं, तो उनसे ये बात करना जरूरी होती है। तो और पैठ्य व्यवस्था भी सर ये सब चीजें हैं तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए। एम फॉर्मूला में सब कुछ आ ही गया और ये सब चीजें सर सीखी और इस पर अमल करेंगे। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग सीख रहे हैं और जो बता रहे हैं वो भी पहले जो सीखा वो भी बता रहे हैं, तो मुझे बहुत आनंद हो रहा है इस बात का। और एक जो अच्छी बात मैं बताने वाला हूँ कि कल 14 तारीख है, सुबह 9 बजे से या 9:30 बजे से हमारा प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। बाल दिवस के उपलक्ष्य में प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम में आप सबको जुड़ना है, क्योंकि ये जो मैंने आपको आज एजेंडा बनाना सिखाया है यही एजेंडा आपको कल सीखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा किस तरीके से हम करते हैं। क्योंकि इसके अंदर कल के प्रोग्राम में हमारे ग्रुप से बहुत सारे लोग यहाँ पे कार्य करने वाले हैं कल। जैसे कि नेहा जी हैं, उनको हमने एमओसी सौंपा है, यानी कि एंकरिंग सौंपा है पूरे प्रोग्राम का। उसके बाद शोभा जी हैं जो आर्ट एंड क्राफ्ट में भी हैं, उस ग्रुप में भी हैं, तो वहां से वो आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में भी बोलने वाले हैं। जैसे हमारे ग्रुप से एंकरिंग के लिए शांतला जी बोलने वाली है और हमारे वहां से ज्योति जी भी बोलने वाले हैं आखिर में, सबसे आखिर में। तो इन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि कल बहुत ही बेहतरीन कार्य हो। और बाकी जो 4 अलग अलग हॉबीज के क्लास भी चलते हैं तो उनके भी जो लोग हैं उन लोगों को भी यहाँ पे चांस दिया गया है, क्योंकि सबको चांस देना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ से सिर्फ 4 लोगों को इसलिए चांस मिला है कि उन लोगों में से भी 4 लोगों को चांस देना बहुत जरूरी था। और दूसरा इन लोगों को इसलिए अभी दिया गया है क्योंकि ये लोगों ने 5-5 बच्चों को पढ़ाया है और उनके वीडियोस भी भेजे। हमारे जो दूसरे दोस्त लोग हैं उन्होंने नहीं भेजा है, और कुछ लोग हैं जिन्होंने भेजा है फिर भी उनको कल के प्रोग्राम में चांस नहीं मिला है। इसलिए नहीं मिला है कि वो ऑलरेडी दूसरी जगह पे उनको चांस मिला है और बहुत ही बेहतरीन वहां पे कर रहे हैं। यहाँ पे उन लोगों को चांस ज्यादा दिया गया है जिन लोगों को ज्यादा चांस दूसरी जगह पे नहीं मिले हैं
और उनके अंदर पोटेंशियल है, जो पोटेंशियल हमें बाहर निकालना बहुत जरूरी है। बाकी सबको मिल चुके हैं चांस, और आने वाले प्रोग्राम में भी जो भी लोग रह गए उनको चांस मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि अब हमारा समापन समारोह है वो भी करने वाले हैं, वो भी इसी तरीके से होगा, वो बहुत ग्रैंड वे में करने वाले हैं, तो वहां भी आप सबको बहुत ही अच्छे अच्छे मौके मिलने वाले हैं। ठीक है, तो कल का प्रोग्राम कोई मिस ना करे। हाँ ज्योति जी बोलिए। सर मैं ज्योति जैन कहाँ से है वो? सर 2 ज्योति जैन है ना इस ग्रुप में? दूसरे ज्योति जी आज ऐड नहीं है ना इसमें। अच्छा सर, उनको मौका मिला है? हाँ हाँ जी, हाँ जी। तो चलिए, कहाँ पे था मैं? कल का प्रोग्राम है, उसमें आप सबको टाइम से आ जाना है। ऐसा ना हो कि हमारे ग्रुप के सबसे कम लोग हो या बाकी दूसरे ग्रुप से ज्यादा हो और हमारे ग्रुप से कम हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे ग्रुप से सबसे ज्यादा लोग होने चाहिए, क्योंकि है ये प्रोग्राम सभी ग्रुप का, पर काम हमें सबसे ज्यादा करना है, क्योंकि ये बोलने का काम है, और बोलने का काम दूसरे कोई हॉबी में नहीं होता है, वो इसी हॉबी में होता है। ठीक है, तो नेहा जी को काम सौंपा गया है एमओसी का, तो वो उनको भी बधाइयां, जोरदार उत्साह से वो भी लगे हुए हैं, और बहुत पिछले लगभग 1 हफ्ते से, और बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने तैयारियां की हैं, तो वो बहुत अच्छी तरीके से काम कर पाए, ऐसी शुभकामनाएं उन्हें भी देते हैं हम। चलिए, तो कल जो कार्यक्रम है उसमें जो मैंने ये एजेंडा दिखाया था ना, उसी तरीके से कार्यक्रम होगा। उसमें हमारे विजय जैन सर भी होंगे, जवाहर सर भी होंगे, मुख्य अतिथि को भी बुलाया गया है, वो भी होंगे, बाहर के बहुत सारे मेहमान भी होंगे, और आपने जिन बच्चों को पढ़ाया वो बच्चे भी होंगे, हो सकता है उनके पेरेंट्स भी हो। ठीक है, तो ये इतने सारे लोगों के बीच में आपको बोलने का मौका मिलने वाला है, तो कल बोलेंगे हम सब। और जो भी आपने वीडियोस भेजे हैं वो उन वीडियोस का भी एक हमने बहुत ही अच्छा एक कंपाइल करके वीडियो बनाया है, चारों हॉबी का अलग अलग, और हमारी एंकरिंग में भी जो लोगों ने भेजा है उनका भी वीडियो बहुत ही अच्छा बनाया है। सारे बच्चे बहुत ही बेहतरीन तरीके से बोल रहे हैं उसमें, और वो वीडियो भी आप देखेंगे तो बहुत ही मजा आएगा आपको। और जब वो बच्चे ऑनलाइन होंगे कल और अपना वीडियो स्क्रीन पे देखेंगे तो उनके अंदर भी बहुत ही अच्छा उत्साह आने वाला है। ठीक है, और कुछ शिक्षकों को हमने ये काम सौंपा है कि आपको भी बताना है कि आपका अनुभव कैसा है, तो वो अपना अनुभव बताएंगे। उसके बाद वो जो बच्चे हैं जिन्होंने बोला है उनमें से कि कुछ बच्चों को हमने छांटा है, वो बच्चे भी बताएंगे कि उनका अनुभव भी कैसा रहा। और उसके बाद ये चारों जो हॉबी हैं उनके जो इंस्ट्रक्टर हैं, यानी कि हम भी बताएंगे हमारा अनुभव, ये बाल दिवस मनाने के अंतर्गत जो हमने कार्य किया है उसमें कैसा रहा। तो ये सब एक साथ होने वाला है, तो सभी हॉबी के प्रशिक्षक भी आएंगे और आप सब भी होंगे, और पेरेंट्स भी होंगे, बच्चों के बच्चे भी होंगे, मेहमान भी होंगे। तो कल का दिन बहुत ही बढ़िया जाने वाला है, क्योंकि सुबह में 9:30 से 11 बजे तक ये कार्यक्रम होने वाला है। ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा होगा, तो पूरा दिन हमारा बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन जाने वाला है। ठीक है, तो आप सब में कोई भी ऐसा है जो कल छुट्टी के दिन ज्वाइन नहीं कर पाएगा तो अभी से मुझे बता दीजिए, करेंगे। और हाँ, आप सबको करना है ज्वाइन, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि कौन नहीं करेगा वही बताए। कौन करेगा वो बताने के बैठूंगा तो सब लोग करेंगे कि मैं रहूंगा, पर कौन नहीं करेगा वो बता दीजिए। आप सबको करना ही करना है, बहुत जरूरी। ठीक है, चलिए। सर। हाँ जी बोलिए। सर मैं करूंगी, लेकिन थोड़ी देर के लिए कर पाऊंगी, क्योंकि वो सुबह का टाइम है और खाना का टाइम रहता है पूरा, वो तो उस टाइम पे या तो क्लास अटेंड कर सकते हैं या तो घर का थोड़ा सा काम रहता है मॉर्निंग में, तो वो कर सकते हैं। तो आप कल के दिन 9:30 से पहले काम खत्म नहीं कर सकते क्या? हाँ, सुबह कर ले। पापा लोगों का खाना करवाना पड़ता है ना, वो 11 बजे का टाइम रहता है, 10:30 11 का। तो संडे को तो पापा घर पे ही रहेंगे ना? पापा तो सर घर पे ही रहते, लेकिन एकदम 9 बजे से भी तो खाना नहीं खा सकते ना वो। नहीं नहीं, खाना खिलाना नहीं है, 9:30 तक बना के रख देना है। सर बनाना भी पड़ता है। सर वीडियो ऑफ करके नहीं बैठ सकते? सॉरी, मॉर्निंग में काम रहता है तो वीडियो ऑफ करके बैठ सकते ना? हाँ, अगर जो जो लोग काम करने में व्यस्त है ना वो वीडियो अपना ऑफ कर लेना, कोई बात नहीं, पर
जुड़ जाना, आपको देखना बहुत जरूरी है। हाँ सर, जुड़े रहेंगे, आवाज सुनते रहेंगे पूरा, बट वो वीडियो ऑन नहीं कर पाएंगे फिर। हाँ चलिए कोई बात नहीं, वीडियो ऑन नहीं कर पाएंगे उसके कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जुड़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, और कोई सवाल आज तक जो भी हमने सीखा शुरुआत से अंत तक? हाँ, आज का हमारा आखिरी ये सेशन है, इसके बाद सीधा समापन समारोह। तो पहले दिन से आज तक जो भी हमने सीखा उसमें कहीं पे भी कोई भी सवाल हो आपका तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। ऐसा मत सोचना कि कोई क्या कहेगा कि इतना पुराना हमें सर मैं कैसे बोलना पूछेगा। चाहती हूँ हाँ जी जी। सर, जो आपने एम फॉर्मूला समझाया था, शायद उस दिन मैंने ज्वाइन नहीं की थी क्लास, तो हाँ। मैं वही समझना चाहती हूँ कि आपने किस तरीके से इसको समझाया था। चलिए एक बार फिर मैं एम फॉर्मूला समझा देना चाहता हूँ कि हम जब एजेंडा बनाते हैं ना, तो एजेंडा के मुताबिक हमें एम हमेशा याद रखना है। ठीक है, एम में सबसे पहले क्या होता है, हम नीचे से ऊपर लकीर खींचते हैं। ठीक है, जी सर। तो सबसे पहले एजेंडा में क्या होता है, मेहमान जो ऑडियंस में बैठे हैं उनको स्टेज के ऊपर बुलाना है। तो स्टेज के ऊपर कैसे बुलाएंगे, तो एम याद रखना। तो नीचे से ऊपर अगर लकीर खींचते हैं हम, तो सबसे छोटा जो होता है, जिनका पद सबसे छोटा है, उनको पहले बुलाना है, यानी कि नीचे से ऊपर। ठीक है, ये अंडरस्टैंड हो गया? नीचे से ऊपर बुलाना है, यानी कि सबसे कम होता जिनका है उनको सबसे पहले, उसके बाद उनसे ज्यादा, उसके बाद उनसे ज्यादा, और आखिर में कौन आएगा, मुख्य मेहमान। ठीक है, तो ये एम का एक लकीर तो हो गया। अब दूसरा लकीर ऊपर से नीचे आ रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, एक बार उन सबको बुला लिया, अब उनका परिचय देना है। तो परिचय किस तरीके से देंगे, ऊपर से नीचे, यानी ऊपर से मीन्स जिसका होद्दा सबसे बड़ा है, जिनका पद सबसे बड़ा है, उनका परिचय सबसे पहले आएगा। ठीक है, और उसके बाद कम होद्दे वाले आते जाएंगे, तो ऊपर से नीचे आना है। तो एम का ये पहला, तो ऊपर का नीचे का 2 हो गया। अब तीसरी लकीर है, वो वापस नीचे से ऊपर जाएगी। मेहमानों का स्वागत नहीं, स्वागत आ गया, वो परिचय और स्वागत साथ में ही करना है। तीसरा जो है उसमें मेहमानों का उद्बोधन आएगा, जिसमें मेहमान खुद बोलेंगे। ठीक है, तो वो वापस नीचे से ऊपर जाएगा। तो सबसे कम जिनका होता है वो सबसे पहले बोलेंगे, और जिनका पद सबसे बड़ा है वो सबसे आखिर में बोलेंगे। अंडरस्टैंड? और चौथा है, अब हम उनको स्मृति चिन्ह देंगे। तो स्मृति चिन्ह जब देंगे तब आखिरी लकीर हमारी है, ऊपर से नीचे खींचना है। तो सबसे ऊंचा पद जिनका है उनको सबसे पहले स्मृति चिन्ह देना है, और सबसे छोटा पद जिनका है उनको आखिर में देना है। तो ये हो गया एम फॉर्मूला। ठीक है जी सर, थैंक यू सर। ओके, और कुछ किसी को पूछना हो? दीप्ति जी आपको कुछ पूछना लगता है मुझे। सर जी सर, पल्लवी जी आ गई है। पल्लवी जी आमंत्रित हैं आप। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। आपसे अभी बात करते हैं थोड़ी देर में, पहले दीप्ति जी को सुन ले। यस दीप्ति जी। मैं ये बोलना चाहती सर, जैसे ये सेशन खत्म समाप्त हो रहा ना अपना, तो अब ये मतलब एंकरिंग में जो मेहमान को आमंत्रित करते हैं और दीप प्रज्वलन वगैरह, इसकी कोई मुक्तक की PDF नहीं है? क्योंकि YouTube या गूगल पे देखो ना, तो सब नए स्टाइल की मिलना है, या जो अभी क्रेज में वही मिलना है। पुराना कोर्स अपने पास ऐसा कोई मटेरियल है क्या? ये गूगल पे नहीं मिलेगा, ये जो मैंने सिखाया वो आपको लिख लेना था। चलिए मैं वापस सर, मैं मुक्तक वगैरह की बोल रही हूँ, या कविताएं बोलने गई, ऐसा बोल रही हूँ कि ऐसा कुछ अगर अपने पास मटेरियल हो तो सबको अवेलेबल हो जाए, मैं ऐसा बोलना चाहती हूँ। चलिए उसकी कुछ करते हैं हम, मैनेजमेंट कुछ करते हैं उसका। हाँ, आभार व्यक्त वगैरह सबके लिए हो जाएगा, हम लोगों के लिए। हाँ, ऐसे कोई पुस्तक मेरे ध्यान में होंगे, मैं सजेस्ट करता हूँ आपको। ठीक है, चलिए थैंक यू सर। बहुत धन्यवाद आपका। पल्लवी जी। हाँ सर। बहुत देर से जुड़े आप। हाँ सर मैं बिल्कुल दिमाग से निकल गया था कि आज क्लास है। और सर आज सर मेरे स्कूल में विदाई समारोह था। किसकी विदाई की? जो हमारे प्राचार्य हैं सर, उनकी विदाई हुई, और सर उनका प्रमोशन हो गया, तो वो बहुत अच्छे पद पे प्रमोट हुए हैं अभी। तो सर आज हम लोग स्कूल गए तो हमें पता नहीं था
कि वो प्रोग्राम है। सर ने कहा कि लोगों से बोला कि आज सर आ रहे हैं और आज हमने उन लोगों का विदाई समारोह रखा है। तो सर उन्होंने कहा बोल दिया कि मतलब हम विदाई प्रोग्राम रखेंगे। तो मैंने कहा ठीक है सर। बोले आप लोग कुछ तैयार कर लो बोलने के लिए। तो मैंने सर उनसे बोला कि ठीक है सर, और मैं प्रोग्राम की एंकरिंग कर दूंगी, मैं बोल दूंगी। तो वो बोले कि ठीक है। तो सर मैंने वहीं स्कूल में रह के सर थोड़ा सा मटेरियल तैयार किया। बट सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सर डर क्यों लगता है सर बोलते समय, और अभी भी वो डर छूट नहीं रहा सर। सर मैं जब बोलने के लिए गई ना तो सर मैंने बोला, बट सर मैं अंदर से कांप रही थी। डर इसलिए लगता है कि आपने पूरा प्रैक्टिस नहीं किया है। जो आपको घर पे काम दिया गया था ना, वो पूरा कार्य भी नहीं किया गया है। इसलिए चलिए उसको भगाने के लिए मैं कुछ आपको बताता हूँ किस तरीके से डर को दूर किया जाए। सबसे पहले तो आपके सामने 50, 100, 200, 500 जितने भी लोग बैठे हैं ना, आप अपने माइंड में ये क्लियर कर लो सिर्फ 6 लोग बैठे हैं। ठीक है, जो ऑडियंस बैठी है उनको 6 भाग में हमें डिवाइड कर लेना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, 6 लोग बैठे हैं। दूसरा, ये माइंड से निकाल दो कि मेरी कोई गलती होगी तो लोग क्या सोचेंगे, ये निकाल दो, क्योंकि उनसे तो बेहतर ही है आप, इसलिए आप स्टेज पे हैं। ये अपने माइंड में ला दो। ठीक है, दूसरा, जो भी विषय आपको दिया गया है उसके ऊपर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, तो प्रैक्टिस करके जाओ। अगर प्रैक्टिस की होगी तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा होगा। अगर कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा तो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी अपने आप सुधर जाएगी, वो कांपेगी नहीं, आपकी बॉडी नहीं कांपेगी। आपका जो माइंड है ना, वो आपको वही संदेश भेजेगा जो आपकी बॉडी फील कर रही है। अगर आपने प्रैक्टिस की हुई होगी, कॉन्फिडेंस बॉडी में होगा, तो हमारा माइंड हमारी बॉडी को वही संदेश भेजेगा कि यस यू कैन डू इट, आप कर ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। पर प्रॉब्लम कब आता है? जब हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। दूसरा, हमें माइंड के अंदर हमने ये चीज डाल दी है कि कहीं मुझसे कोई चूक हो गई तो लोग क्या सोचेंगे, ये भी निकाल दो। तीसरा, जो हमें बोलना है उस विषय की पूरी जानकारी अगर हमें नहीं है तो भी हम गलतियां कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें निकाल दो। सबसे पहले तो जिस चीज के बारे में बोलना है उस चीज के बारे में पूरा अभ्यास कीजिए। 1 घंटे का टाइम लीजिए, उस 1 घंटे के अंदर ये सब माइंड में डाल दीजिए कि क्या बोलना है। दूसरा, उसको प्रैक्टिस कीजिए आईने के सामने, आईने के सामने रख के बोलिए, बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। उसके अलावा मैंने पहले ही हमारे सेशन में आपको एक 8 मिनट का एक्टिविटी सिखाया था, 8 मिनट एक्टिविटी। उसमें क्या करना है, पहले 2 मिनट आपको एक वीडियो बनाना है अपना खुद का। उसके बाद वही वीडियो ऑडियो क्लोज करके सिर्फ वीडियो देखना है। उसके बाद वीडियो जो बंद करके सिर्फ ऑडियो देखना है। ठीक है, उस तरीके से 4 मैंने स्टेप सीखा है। वो चारों स्टेप अगर आप कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कहाँ कहाँ मेरी बॉडी लैंग्वेज है वो मेरे वॉल्यूम से मैच हो रही है या नहीं हो रही है। अगर मैच हो जा रही है तो बहुत ही बढ़िया। आईने के सामने खड़े होकर 2 मिनट बोलिए विथ कॉन्फिडेंस। लोग सामने बैठे हैं उस तरीके से बोलना की प्रैक्टिस कीजिए। 3-4 बार अगर ये प्रैक्टिस कर ली तो मैं आपको शर्त लगा के बोल सकता हूं कि आपकी बॉडी में कोई कंपन नहीं आएगा, कहीं पे भी आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी बोलने में। ठीक है, और कहीं पे भी चांस मिले बोलना छोड़ना नहीं है, कहीं पे भी। वो फिर आपकी फैमिली हो, आपकी स्कूल हो, आपके दोस्तों के बीच खड़े हो, मान लो सिर्फ 2 लोग आप खड़े हो तो भी आपके सामने वाले से ज्यादा आपको बोलना है किसी भी तरीके से। तो धीरे धीरे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। ठीक है सर, ऐसे तो बोल लेते पता सर, लेकिन जब कभी प्रोग्राम की बात होती सर, ऐसे मैं बहुत बात करती हूँ सर। अगर कोई से बोल दे ना कि बात करना है तो सर मुझे बिल्कुल हेजिटेशन नहीं लगती, मैं बहुत अच्छे से बात कर लेती। और सर आज पता जो सर मंच संचालन कर रहे थे मेरे बाद सर, क्योंकि हम 2 लोग थे तो सर को पता नहीं था, तो उन्हें भी इनवाइट कर लिया था। तो मैंने कहा कि पहले आप कर दो, मैं बाद में कुछ बोल दूंगी। सर वो सर बिल्कुल अच्छा नहीं बोले।
बट मैं ये देख रही थी कि उन्हें डर नहीं लग रहा था। बट रीजन सर ये था कि जहां भी प्रोग्राम होते तो अक्सर वो ही सर बोलते हैं, बट वो बिल्कुल अच्छा नहीं बोले मेरी नजरों में, क्योंकि सर मैंने एंकरिंग सीखी है तो मैं उनको देख के समझ गई कि वो बिल्कुल अच्छा नहीं बोल रहा है। बट सर मुझे डर लग रहा था लेकिन उन्हें डर नहीं लग रहा था। और सर मुझे आपको एक बात और भी बतानी है सर, मेरी ज्वाइनिंग भी हो गई है और सर मैं एक बहुत अच्छे स्कूल में पहुंच गई हूँ जहां मुझे एंकरिंग करने के सर बहुत सारे मौके मिलेंगे सर। बहुत बहुत बधाई है आपको कि आपका प्रमोशन हुआ है, बहुत अच्छी जगह पे आप गए हैं और ये मौका मिलने वाला है, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो इस मौके को गवाइए मत, आप घर पे भी प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, ठीक सर है? सर हो सकता है कि 26 जनवरी की जो तैयारियां हैं सर वो भी मुझे ही करवानी पड़ी सर, पूरे ब्लॉक लेवल पे प्रोग्राम होता है तो सर हो सकता है कि मतलब ऐसा मौका मिले सर, लेकिन मुझे सर अभी आपकी बहुत हेल्प की जरूरत पड़ने वाली है। कोई बात नहीं, भले ही ये आखिरी सेशन है, मेरा नंबर आप सबके पास है, आप कभी भी जी मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको हमेशा मार्गदर्शन देता रहूंगा और जो भी मुझसे बन पड़ेगा उतनी मदद करूंगा। पर आपको बहुत ही अच्छा परफॉर्म करना है और उसके लिए आपको क्या करना होगा कि ग्रुप के अंदर मैंने जो जो आज तक आपको नियमित कार्य जो दिए गए हैं, ठीक है, नियत कार्य मैंने दिए थे, जो भी आपने नहीं किए हैं ना वो करना शुरू कर दीजिए, ठीक है? और अगर हो सके तो मुझे प्राइवेट में भी आप वो जो वीडियो है ना बना बना के भेजते रहिए, तो उसमें जहां भी की कमी है ना वो मैं सुधारता रहूंगा। तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको, आपने खुद ही बोला कि वो सर ने अच्छा नहीं बोला, पर उनमें कॉन्फिडेंस था इसलिए उनको मौके मिल रहे हैं। तो आपके अंदर, तो आप सीखे हुए हैं, आपको पता है क्या बोलना है, पर आपके अंदर सिर्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। तो कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए। तो वो कैसे बिल्ड होगा? ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने से। और कोई दवाई तो है नहीं जो मार्केट में लाके मैं आपको सजेस्ट कर दूं कि 1000 रुपए की एक बोतल आती है पी जाओ कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उस तरीके से तो होने वाला नहीं। प्रैक्टिस। सर कभी कभी ऐसा होता ना कि सर जैसे हम लोग ये भी सोच लेते कि शायद वो लोग जेंट्स हैं तो वो लोग बहुत अच्छे से कर लेंगे, हम लोग नहीं कर पाएंगे सर, कभी कभी मन में ऐसे भी विचार आने लगते। नहीं नहीं, ये विचार बिल्कुल गलत है। आप ढूंढो जाके गूगल पे या किसी पे भी कि सबसे अच्छे एंकर हमेशा हमेशा महिलाएं होती है, जेंट्स बहुत कम होते हैं। महिलाएं सबसे ज्यादा अच्छा बोल सकती है क्योंकि भगवान ने उनको भेजा ही बोलने के लिए। तो आपको तो बोलना ही अच्छा ही बोलते हैं। हेलो ठीक है? सर। हाँ जी बोलिए दीप्ति जी। तभी तो हमारे ग्रुप में महिलाएं ज्यादा है, जेंट्स कम है। हाँ, ज्योति जी के लिए जोरदार तालियां, बहुत ही बेहतरीन। सर जब हम लोग देखो बात ये करते ऑब्जर्वेशन होता है। हाँ दीप्ति जी बोलिए। जब हम लोग बात करते हैं आपस में तो कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मैं एंकरिंग की थी मैंने लास्ट ईयर कोरोना के पहले, तो जैसे कोई डिस्टर्ब करता है बीच में और हमें पता है हम परफेक्ट बोल रहे हैं यही सही है, तो फिर ऐसी चीजों को कैसे निगलेक्ट करें? जैसे कि मैनेजमेंट है, मैं स्कूल की एंकरिंग कर रही थी, मैनेजमेंट ने बोला बार बार तुम इनके पैसे बोलते ना स्कूल में, तो उसको बार बार बोलो, 1 बार 2 बार 3 बार, पर मुझे वो परफेक्ट नहीं लग रहा था एंकरिंग में, तो मुझे गुस्सा भी आ रही थी। और दो साथ में एंकरिंग कर रही थी एक लड़की, तो वो बोल रही थी बार बार, तो उसकी एंकरिंग फिट मानी जा रही थी वहां पे और मुझे वो परफेक्ट नहीं लग रहा था। ऐसी चीजों को निगलेक्ट कैसे करें? निगलेक्ट में क्या है कि हमारा काम क्या है, मंच संचालन पहला। दूसरा हमारा काम क्या है कि जो भी मैनेजमेंट ने हमें मंच संचालन के लिए बुलाया गया है वो जो बोले वो करना है। तो सर मतलब मुझे उनके लिए नहीं जो लग रहा पैसा था आ रहा है वहां ना दीप्ति जी, जो पैसा आ रहा है ना वो उनका मुख्य कार्य है। उन्होंने ये प्रोग्राम ही इसलिए रखा है कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा कर सके। तो अगर जितना ज्यादा आप अनाउंस करेंगे ना कि फला फला आदमी ने इतने पैसे दिए, तो दूसरी जो ऑडियंस है ना वो प्रोत्साहित होगी कि चलो हम भी देते हैं। पर अगर वो लोग पैसे दे रहे आप बोलेंगे ही नहीं तो दूसरे पैसे आएंगे ही नहीं, तो इनका जो कार्यक्रम है मैन, वो कार्यक्रम हो ही नहीं पाएगा। जी सर, पर एक बार मैंने बोल दिया, सर वो बोल रहे थे 2 बार 3 बार बोलो, फिर से बोलो, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए क्योंकि मान लो कि चलो शोभा जी ने 5 लाख रुपए दान किए हैं, ठीक है, वो उन्होंने दे दिए, पर आपने एक बार बोल दिया पर ऑडियंस में से दूसरे किसी ने पैसा नहीं दिया है अभी, तो दूसरी बार भी बोलो
तीसरी बार भी बोलो, जब तक पुष्कर भाई आके 10 लाख नहीं दे देते ना, तब तक शोभा जी के 5 लाख बोलना पड़ता है। तो ये जरूरी है। तो जो जरूरी चीजें है ना उसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। आपके मुंह में घी शक्कर। चलिए, जोरदार। और कोई सवाल है? सर पता क्या होता, जैसे वो बोले दीप्ति सर, ये होता कि भली जो एंकरिंग कर रहा है वो एंकरिंग करना नहीं जानता, लेकिन सर बोलते बोलते वो चीजें ऐसी हो जाती हैं कि वो कुछ भी बोलते और लोग उन्हें सुनते जाते। बट सर हम लोगों ने व्यवस्थित तरीके से सीखा है, तो सर हमें तो वो कमियां नजर आती उनकी कि वो सही नहीं बोल रहे, वो कैसा बोल रहे हैं, लेकिन हर कोई को सर पता नहीं है कि वो सही से बोल रहा है। सर जैसे हमारे मंदिरों में प्रोग्राम होता, तो कोई एक व्यक्ति हमेशा मंच संचालन करता या हमेशा बोलता है, वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, सर सब हमेशा सुनते हैं उसको, क्योंकि कोई करने वाला नहीं है। तो सर वो गलत भी बोलेगा तब भी हम लोगों को सुनना है। सर ये हो जाता है ना। और सर जैसे हम लोग अभी सीख गए, पहले हम लोगों को पता नहीं था, तो हम लोग भी उसी लाइन में थे, हम लोग भी सुनते जाते थे कि शायद वो सही बोल रहा, लेकिन सर अब कमियां पता चल गई तो अब लगता है कि वो सही। सर कहीं कहीं सही को भी क्रॉस कर देते हैं कि हाँ नहीं ये गलत है, पर हम लोगों को तो सही मानना है ना जो हमने सीखा है। हाँ, अभी क्या है पल्लवी जी, आपके सवाल में ही आपका जवाब था, इसलिए आपको उनका सुनना पड़ रहा है क्योंकि और कोई बोलने वाला नहीं है। एक बार सिर्फ आप बोलना शुरू कीजिए, आप अगर स्टेज पे जाके बोलेंगी तो ऑडियंस को पता चल जाएगा कि अब तक जो हम सुन रहे थे या ये एंकरिंग हो रही थी वो गलत हो रही थी, ये ठीक कर रहे हैं। तो दूसरी बार चांस अब आपको ही मिलेगा। और अगर वो जो पहले आ रहे थे ना उनको चांस चाहिए होगा तो वो भी आपके पास बैठेंगे और बताएंगे कि अब बोलिए हम दोनों को करना है तो किस तरीके से करेंगे। तो ये अब आपको मौका मिलेगा उनको पढ़ाने का, ठीक है सर? तो मौका तो सर मिला है सर, अभी हमारी ज्वाइनिंग को 3 दिन हुए और सर आज ही प्रोग्राम था, तो मेरे स्कूल में 15-16 लोगों का स्टाफ था, कोई नहीं बोला। मैंने सर से कहा कि सर मैं कर दूं प्रोग्राम की एंकरिंग, तो सर बोले ठीक है कर दो। बट वो सर आ गए थे बाहर से, उसके बावजूद भी सर मैं बोली तो पूरे स्टाफ ने तारीफ की कि मैडम आप तो बहुत अच्छा बोलते हो। बोले आप ठीक है आगे से उन लोगों को नहीं बुलाएंगे जिनको बाहर से बुलाते हैं, आप ही प्रोग्रामों को एंकरिंग करना बोल रहे थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हुई है मुझे ये सुन के। अरे यही सिर्फ आपके पास नहीं, जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं ना वो सब अपने अपने स्कूल में इतना अच्छा बोले कि बाहर से किसी को बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़े, बाहर वाले लोग आपको एज ए एंकर बुलाए। यही हमको करना है और यही जेएसएस को भी इसी चीज के पीछे ये मेहनत की है। जेएसएस ने हमें सौंपा और हमने भी यही मेहनत की है कि आपके अंदर जो भी ताकतें हैं उनको बाहर निकालना है, आपके अंदर जो कलाएं हैं उनको बाहर निकालना है, और वो करने में हम सफल हुए हैं। ये जानकर, ये सुन के मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। यही प्रसन्नता आपको भी हो रही होगी, वो भी मुझे पता है। चलिए, और कोई सवाल किसी का हो? सर मुझे ये कहना था कि कभी कभी जैसे कि हम तैयारी तो खूब अच्छे से होती है, बहुत प्रैक्टिस भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिस चीज का प्रोग्राम देने जाते हैं या स्टेज में खड़े होते तो थोड़ी देर के लिए ब्लैंक हो जाते हैं, माइंड ब्लैंक हो जाता है। मतलब ऐसा होता है मेरे साथ कभी कभी। माइंड ब्लैंक तब होता है पूनम जी जब हमने कोई तैयारी की है ना, उसको रट्टा मारा है। उसमें क्या होता है, जब आपने कोई एक पैराग्राफ पूरा बोल दिए, उसके बाद दूसरे पैराग्राफ पे जब हमें जाना है, तब अगर वो दूसरे पैराग्राफ की पहली लाइन आपके माइंड में नहीं आई तो क्या होता है, पूरा माइंड ब्लैंक हो जाता है। तब क्या होता है, अपना माइंड ढूंढने लगता है कि क्या था क्या था क्या था क्या था। फिर क्या होता है, तीसरे पैराग्राफ की लाइन याद आ जाती है, पर हमारा माइंड यही बोलता है कि नहीं मैंने तो रट्टा मारा है, दूसरा पैराग्राफ ही मुझे बोलना है पहले। तो इस वजह से ये हो जाता है। पर ये कब नहीं होगा, आपको कभी भी रट्टा नहीं मारना है, आपको सिर्फ मेन विषय को पकड़ना है, मुख्य सब्जेक्ट को, ठीक है। उसके बाद वो मुख्य सब्जेक्ट के बारे में क्या बोलना है वो आपको तैयारी करनी है, रट्टा कभी नहीं लगाना। और अगर पैराग्राफ में आपने उनको बांट लिया है तो सभी पैराग्राफ की जो पहली लाइन है उसको आप एक चीट में लिख के रखिए अपने पास, अपने हाथों में। मैंने वो चीट बनाना भी सिखाया था आपको। और जब पहला पैराग्राफ आपने खत्म किया, दूसरे पैराग्राफ पे जा रहे हैं, तो एक नजर यहाँ पे हाथ पे लगा लीजिए, वहां पे दूसरा पैराग्राफ की पहली लाइन का थोड़ा
जो स्टार्टिंग है वो लिखा हुआ होगा, तो आप भूलेंगी नहीं। वो स्टार्टिंग जैसे ही आएगा ना, दूसरा अपने आप याद आता जाएगा। तो ये सिर्फ एक ही चीज है जहाँ पे हम ब्लैंक हो जाते हैं अगर हमने रट्टा मारा है तो। नहीं, ऐसा पहले तो होता था, लेकिन फिर भी मैं अपने अंदर से कॉन्फिडेंस लाना अंदर से वो कहती थी कि नहीं, मुझे तो बोलना है, चाहे मैं भूल भी रही हूँ तो, लेकिन मुझे बोलना है। मतलब ऐसा रहता था मेरे साथ, लेकिन तो हो जाता है। गुड, कॉन्फिडेंस जितना बढ़ाएंगे उतना ज्यादा, उतना अच्छा हम कर पाएंगे। चलिए, तो कल के प्रोग्राम में अब हम मिलते हैं। कल के प्रोग्राम में सुबह 9:30 बजे सब लोगों को हाजिर रहना है। नीरज जी, हमारा टाइम खत्म हो रहा है, तो मैं नीरज जी को आमंत्रित करता हूं कि अब ये मंच आपको सौंपा जा रहा है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने अपना अमूल्य समय प्रदान करके आज के वेबिनार को सफल बनाया। इसके लिए आप सभी का जन शिक्षक परिवार की ओर से तहे दिल से वंदन अभिनंदन करता हूँ। और आदरणीय पुष्कर सर ने हम सभी के लिए करीब 2 से 3 महीने का अमूल्य समय प्रदान किया और डिबेट एंड एंकरिंग के बारे में छोटी छोटी बातों को बहुत बढ़िया तरीके से सिखाया। इसके लिए उनका भी जन शिक्षा समृद्धि एवं सभी टीचर्स की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और जैसा कि आप सभी को विदित होगा कि जन शिक्षा समृद्धि के द्वारा कोई भी वेबिनार किया जाता है तो उसके तत्पश्चात आप सभी को फीडबैक फॉर्म भेजा जाता है। तो आप सभी को कुछ ही समय पश्चात फीडबैक फॉर्म भेज दिया जाएगा। तो उसे आप सभी लोग 24 घंटे के अंदर सबमिट अवश्य करें। और सर ने प्रशिक्षण कार्यक्रम समाप्त होते होते भी आप सभी से विनती की है कि नियत कार्य आप सभी लोग बराबर करते रहें। तो मैं भी विनती करूंगा कि सभी लोग नियत कार्य नियत समय से करके भेजते रहें। इसी मंगल भावना के साथ जय हिंद। सत्र को समाप्त करें उससे पूर्व मंगलाचरण के लिए मैं आकांक्षा जी बराइठा से निवेदन करूंगा कि वो मंगलमय मंगलाचरण के साथ सत्र को समाप्त करेंगी। सर वो स्क्रीन पर दिखेगा या फिर ऐसे ही करना है? 1 मिनट है, शेयरिंग शायद ये बंद हो चुका है। आकांक्षा जी आपके पास हो अगर तो आप बोल सकते हैं, ये स्क्रीन शेयरिंग हिल नहीं रहा है जी। पैते भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा शोध वही, दुर्जन कूर्ग कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जाए। बोली महावीर भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आकांक्षा जी के लिए जिन्होंने मंगलमय मंगलाचरण प्रस्तुत किया। और आप सभी को विदित होगा कि कल 9:30 बजे से जन शिक्षा समृद्धि द्वारा बाल दिवस का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें आप सभी सादर आमंत्रित है। सुबह 9:30 बजे से आप सभी 9:25 पर अवश्य जुड़ना। इसी मंगल भावना के साथ।